ना थके अभी पैर, ना हिम्मत अभी हारी है। ना थके अभी पैर, ना हिम्मत अभी हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए सफर अभी जारी है। जी हाँ, इसी सफर को जारी रखते हुए आज मैं लेकर आया हूं रफ्तार नीट में आपके लिए पीरियोडिक टेबल का नेक्स्ट लेक्चर। और इसमें आज हम बेटा डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जी हाँ, इससे पहले हमने पढ़ लिया है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी कंप्लीटली इस पर बेस्ड थी कि आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करते हैं तो एनर्जी में क्या चेंजेस आते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो बिल्कुल इसका उल्टा है। यहां पर इलेक्ट्रॉन का रिमूवल नहीं हो रहा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा। मतलब आज हम सारी कहानी जो है वो पढ़ेंगे, वो किससे रिलेटेड होगी बेटा? वो होगी आपके गैसियस आइसोलेटेड एटम में इलेक्ट्रॉन के एडिशन के बाद एनर्जी में क्या कुछ चेंजेस आएंगे, वो ही हम सीखेंगे आज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में। और उनके ही कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स जो हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। उतना डिटेल में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो नहीं पढ़ते हैं जितना कि हम साइज और आयोनाइजेशन एनर्जी करते हैं, लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट बातें होती है वो मैं आज आपके सामने इस लेक्चर में बताऊंगा। चलिए तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4 पीरियोडिक टेबल का। और इसमें हमारा आज का गोल वो आपको पता ही है, हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और इसका एक और नाम आप लिख सकते हो बेटा, क्या जो मैं बोल रहा था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इसका नाम होता है। दोनों में क्या अंतर होता है ये हम सबसे पहले यही समझेंगे। फिलहाल हम नेक्स्ट वाली स्लाइड पर चल लेते हैं, नेक्स्ट वाली स्लाइड पर चलते हैं। अंतर मैं बताऊंगा, अभी समझ जाओगे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जब भी वर्ड एंथैल्पी आता है बेटा तो एंथैल्पी का मतलब होता है ओवरऑल चेंज इन एनर्जी। एंथैल्पी वर्ड हम कब यूज करते हैं? जब ओवरऑल चेंज इन एनर्जी आता है। सपोज एनर्जी में, मान लीजिए एनर्जी पहले से ही नेगेटिव में थी लेकिन अब लेस नेगेटिव हो गई, ठीक है, तो इसका मतलब है उसमें कहीं न कहीं एडिशन हुआ होगा प्लस का, इसलिए वो लेस नेगेटिव हुई है। तो आफ्टर जो फॉर्मेशन है किसी भी चीज का, कंपाउंड जब बनता है या कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है तो एनर्जी के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात अगर करें तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद उस गैसियस आइसोलेटेड एटम की एनर्जी में क्या चेंज आया, उस ओवरऑल चेंज को एक टर्म देते हैं हम बेटा एंथैल्पी। इन जनरल हम एनर्जी ही समझेंगे इसको, क्योंकि ये एनर्जी के अंदर ही चेंज है तो हम इसको एनर्जी ही बोलेंगे। लेकिन एंथैल्पी वर्ड का प्रॉपर मीनिंग होता है बेटा ओवरऑल चेंज इन एनर्जी। मतलब वो घटी है या बढ़ी है, इस चीज के लिए हम प्रॉपर वर्ड यूज करते हैं, कौन सा? एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन जब गेन किया, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में किसने गेन किया? गैसियस आइसोलेटेड एटम ने, जिसको ही हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा। ठीक है बेटा, अब मैं आपको वर्ड का मतलब बताता हूं, एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में फर्क क्या है। देखो बेटा, एक वर्ड आता है सिंपल सा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या आता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बहुत सिंपल सा वर्ड है बेटा एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब होता है चाहत। एफिनिटी का मतलब क्या होता है? चाहत। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए चाहत। इलेक्ट्रॉन के लिए चाहत मतलब जो बाहर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है या जो नया इलेक्ट्रॉन आने वाला है उसके लिए, उसके एडिशन के लिए चाहत। किसी न्यूक्लियस की कितनी चाहत है उस इलेक्ट्रॉन को, कितना एफिनिटी है उस इलेक्ट्रॉन के लिए एडिशन की, ये कहलाती है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मतलब अगर मैं कहूं कि चाहत वाली बात है तो बेटा वो तो टेंडेंसी है। चाहत वाली बात है तो वो तो टेंडेंसी वाली बात हो गई कि हां वो इलेक्ट्रॉन का एडिशन चाहता है। लेकिन चाहने के बाद जब इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो एनर्जी कम हो गई पहले से, या एनर्जी ज्यादा हो गई, माइनस में नेगेटिव एनर्जी रिलीज ज्यादा हो गई या एब्जॉर्ब हुई है। कैसा क्या हुआ है? आफ्टर ओवरऑल चेंज उसका मेजरमेंट हम देख रहे हैं। उसका जब मेजरमेंट हम देख रहे हैं एनर्जी के फॉर्म में, तब हम उसको नाम देंगे, मोर एप्रोप्रिएट नाम हो जाएगा उसका क्या? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मतलब मैं अगर आपसे बोलूं, क्लियर करूं, छोटे से सिंपल से शब्दों में अगर मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूं तो बहुत आसान है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है इलेक्ट्रॉन को बुलाने की नीयत, इलेक्ट्रॉन को बुलाने की नीयत। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है कि इलेक्ट्रॉन को बुलाने के बाद ओवरऑल एनर्जी में क्या चेंज आया। यानी मेजरमेंट की जहां बात आ जाएगी वहां पर हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वर्ड यूज करेंगे एनर्जी के मेजरमेंट की, कि कम हो गई, ज्यादा हो गई। और अगर सिर्फ हम टेंडेंसी की बात करेंगे तो फिर वो वहां पे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी
की बात हम करेंगे। अब जरा एक सिंपल सी एग्जांपल में, हम एक उदाहरण में और समझाता हूं मैं, एक सिंपल सा उदाहरण। कोई इंसान जो है, मान लीजिए आपने बोल दिया कि ये बहुत तेज दौड़ता है। क्या बोल दिया आपने उसको? कि ये बहुत तेज दौड़ता है। अब दौड़ना उसकी टेंडेंसी है, तेज दौड़ना उसकी टेंडेंसी है, लेकिन आपने बोला वापस से दूसरी बार में आपने बोला बहुत तेज दौड़ता है, ये उसकी नीयत हो गई, टेंडेंसी हो गई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गई बेटा उसकी एक तरह से। लेकिन अब दूसरे स्टेटमेंट में आपने बोला कि वो 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ता है, 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ता है। मतलब अब आपने उसके दौड़ने की स्पीड भी बता दी, या मतलब यूं कहें दौड़ने का जो मेजरमेंट है, स्पीड है, वो आपने बता दिया, मेजरमेंट बता दिया। पहले बोला था दौड़ता है, दैट इज टेंडेंसी, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब दौड़ता कितने स्पीड से है, ये उसका मेजरमेंट हो गया। तो मेजरमेंट की जहां बात आएगी वहां वर्ड हो जाएगा इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। तो सर ये दो नाम क्यों हैं? देखो बेटा आओ समझते हैं इसको। कि सबसे पहले तो आप डेफिनेशन देख लीजिए, चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं जो मैं समझा रहा हूं। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यूट्रल गैसियस एटम, किसी गैसियस एटम में आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, जाहिर सी बात है बेटा एडिशन करने जाओगे तो डायरेक्ट अंदर वाली शेल में जाके तो डालोगे नहीं, तो कहां डालोगे? सबसे पहले जो बाहर वाली शेल होगी, आउटर मोस्ट शेल होगी, उसमें जाके इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा, ठीक है, टू कन्वर्ट इनटू ए नेगेटिव आयन। अब आप खुद सोचो, न्यूट्रल गैसियस एटम है, उसमें अगर आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो सिंपल सी बात है बेटा वो क्या बनेगा? एनायन ही तो बनेगा बेटा, ठीक है। तो लिखा है टू कन्वर्ट इनटू अ नेगेटिव आयन द एंथैल्पी चेंज इन द प्रोसेस इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। अब प्रॉब्लम क्या है बेटा कि यहां से यहां जब एडिशन हुआ तो मैक्सिमम केस में, यहां से यहां जब एडिशन हुआ तो मैक्सिमम केस में एनर्जी रिलीज होती है। मैक्सिमम केस में बोल रहा हूं, मैक्सिमम केस में। अगर x जो है वो आप तुरंत नीचे आइए और आप देखिए मैंने क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मतलब जो आपकी टेंडेंसी है जब उसको मेजर करते हैं तो हम टर्म कौन सी यूज कर देते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की डेफिनेशन क्या होगी? वो ऊपर लिखी है कि जो एनर्जी के अंदर चेंजेस आएगा, ओवरऑल एंथैल्पी के अंदर चेंजेस आएगा आफ्टर द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हम बोलेंगे क्या? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है बेटा। उसके बाद फॉर न्यूट्रल एटम, फॉर न्यूट्रल एलिमेंट इज एक्सोथर्मिक एक्सेप्ट नाइट्रोजन। बेटा एक्सेप्ट बोला, देखो मैंने क्या कहा, दुनिया में कोई भी न्यूट्रल एलिमेंट है उसमें आप जब भी इलेक्ट्रॉन एडिशन करने जाओगे हमेशा एनर्जी रिलीज होगी। क्यों होगी अभी बताऊंगा, पहले वो स्टेटमेंट समझो फिर समझ में आ जाएगा। एक्सेप्ट नाइट्रोजन एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, दैट इज योर बेरिलियम वाला ग्रुप। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन सा होता है बेटा? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं। एल्कलाइन अर्थ मेटल वाले होते हैं, जैसे ये नाइट्रोजन है तो ये क्या होगा? p3 कॉन्फ़िगरेशन होगा, हाफ फिल्ड होगा। ये एल्कलाइन अर्थ मेटल कौन से होंगे? NS2 वाले होंगे। ये भी एक तरह से आप बोल सकते हो कि इनकी भी फुलफिल सबशेल है तो ये भी एडिशन के लिए थोड़ा सा रेजिस्ट करेंगे। ये भी हाफ फिल्ड है तो एडिशन के लिए रेजिस्ट करेंगे। और इनर्ट गैस है तो ये भी बेटा P6 होती है। इनर्ट गैस क्या होती है? P6 होती है। ये भी फुलफिल्ड होता है। तो जब भी हाफ फिल्ड और फुलफिल्ड वाले कॉन्फ़िगरेशंस आ जाएंगे तो ये ना तो इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं ना ही इलेक्ट्रॉन खाना चाहते हैं। यहां बात इलेक्ट्रॉन खाने की है। जब हमने देखा आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ी तो हमने ये चीज नोट करी कि ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में भी प्रॉब्लम कर रहे थे। मतलब इनको हम इलेक्ट्रॉन इनमें से जब हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करने जा रहे थे तब भी हमको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ रही थी। मतलब कहीं न कहीं जबरदस्ती वाली बात थी। तो ये ना तो देना चाह रहे थे, है ना, उस केस में हमारी एनर्जी ज्यादा लग रही थी क्योंकि ये देना नहीं चाह रहे थे। अब ये ना खाना चाह रहे हैं, अब ये खाना भी नहीं चाह रहे हैं, इसका मतलब इनमें एडिशन भी मुश्किल हो रहा है। तो अब जरा देखो आप कि सारे दुनिया में जितने एक्स का मतलब दुनिया में जितने न्यूट्रल एलिमेंट्स हैं उन सब की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है उसकी वैल्यू, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी जो है, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी बेटा ये लिखा है डेल्टा एच इजी। डेल्टा एच मतलब एनर्जी एंथैल्पी में चेंज और इजी मतलब इलेक्ट्रॉन गैन। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने में एंथैल्पी में जो चेंज आया उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। वो दुनिया में सबकी ही एक्सोथर्मिक होती है। मतलब एडिशन के बाद एनर्जी रिलीज होगी। एडिशन के बाद क्या होगी? एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन बेटा कहानी कुछ ऐसी है, वो समझिएगा कि जब जब भी कभी इलेक्ट्रॉन एडिशन होता है, समझना बेटा, ये यहां पे न्यूक्लियस है, ये अपने पुराने इलेक्ट्रॉन्स पे भी अट्रैक्शन लगा रहा होगा,
और यहां पे और बाहर वाले हैं उन पे भी अट्रैक्शन लगा रखा होगा। आपने एक नया इलेक्ट्रॉन एडिशन करना चाहा इस जगह पे, आपने एक नया इलेक्ट्रॉन एडिशन करना चाहा इस जगह पे। अब आप देखो, मान लीजिए ये पहले कितने इलेक्ट्रॉन है, सपोज यहां पे 1 2 3 4 5 है, दिख रहे हैं बेटा, कितने दिख रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। पहले मैंने ये डॉट बनाए, कितने, 5 बनाए। फॉर एग्जांपल ऐसे ही है ना, कि समझाने के तरीके के हिसाब से बता रहा हूं कि 5 है। तो ये न्यूक्लियस 5 इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्शन लगा रहा था, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में आपस में रिपल्शन भी हो रहा होगा, वो सब हम पढ़ चुके हैं कि एक एटम में सिर्फ अट्रैक्शन फोर्सेस नहीं होते, एक एटम में दोनों तरह के फोर्सेस होते हैं, रिपल्शन फोर्स एंड अट्रैक्शन फोर्स। तो लेकिन हमने ओवरऑल अट्रैक्शन को जेड इफेक्टिव बोला था, याद होगा। तो आफ्टर ऑल मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि न्यूक्लियस जो है अभी तक तो 5 इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्शन लगा रहा है, लेकिन आप जैसे ही नया इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, आप जैसे ही नया इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, तो वो इलेक्ट्रॉन जब अंदर जाएगा तो वो भी 2 चीजें महसूस करेगा। वो इलेक्ट्रॉन जब अंदर जाएगा वो भी 2 चीजें महसूस करेगा। एक तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फील करेगा, एक तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फील करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जब यहां आएगा तो इस पर भी ये अट्रैक्शन लगाएगा। तो इसके सामने 2 कहानियां आएगी, एक तो वो जाकर न्यूक्लियस से अट्रैक्शन महसूस करेगा, दूसरा वो जाके पहले वाले इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन भी तो महसूस करेगा बेटा, क्योंकि जो कहानी पहले चल रही है वो इसके साथ भी होगी, तो इसके साथ भी 2 घटनाएं होगी। ये अंदर जाएगा, इसको न्यूक्लियस तो प्यार करेगा, लेकिन बाकी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके ही जैसे हैं, वो इसको हमेशा दूर फेंकेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये भी 2 चीजें जो हैं वो फेस करेगा, पहला रिपल्शन फेस करेगा, दूसरा न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन फेस करेगा। हम जानते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। तो मैक्सिमम केस में क्या होता है, मैक्सिमम केस में क्या होता है कि जब एडिशन होता है तो न्यूक्लियस की पावर इतनी होती है बेटा कि वो नए इलेक्ट्रॉन्स पर भी अट्रैक्शन लगा लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और वो उस ओवरऑल रिपल्शन से ज्यादा भी हो जाएगा। और अब मुझे बताओ कि इसने जाके अट्रैक्शन रिपल्शन भी फेस किया और अट्रैक्शन भी फेस किया, लेकिन अट्रैक्शन ओवरऑल ज्यादा महसूस किया। तो जब जब भी दुनिया में अट्रैक्शन होगा एनर्जी रिलीज होगी, जब जब भी दुनिया में अट्रैक्शन होगा एनर्जी रिलीज होगी, और जब जब भी दुनिया में रिपल्शन होगा एनर्जी इंक्रीज होगी। तो मतलब ओवरऑल इसने अट्रैक्शन महसूस किया, या यूं कहूं एक न्यू अट्रैक्शन डेवलप हो गया, एक इलेक्ट्रॉन, एक यूनिट और आ गई जिस पर अट्रैक्शन लगाना स्टार्ट कर रहा है न्यूक्लियस। तो एक अट्रैक्शन जो है और इंक्रीज हुआ, और ओवरऑल उस एनर्जी के अंदर और क्या हुआ, एनर्जी जो है वो और कम हो गई, यानी रिलीज हो गई। तो यहां पर हमने लिख दिया, प्लस यहां पे क्या लिख दिया, ये प्रोसेस हमेशा कैसा लिख दिया हमने, एक्सोथर्मिक। कैसा लिख दिया हमने, एक्सोथर्मिक, यानी कि डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव होगा। डेल्टा एच इजी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू यहां पर क्या आएगी, माइनस में आएगी, माइनस में आएगी, मतलब इसको हमने एक्सोथर्मिक बोल दिया। लेकिन X कौन नहीं होना चाहिए, तो यहां पर लिख देना X अगर जो है वो कौन नहीं होना चाहिए, इस वाले केस में X नाइट्रोजन नहीं होना चाहिए, एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं होना चाहिए, और इनर्ट गैस नहीं होना चाहिए। मतलब अगर ये वाला केस है, यहां पर अगर X नाइट्रोजन है, एल्कलाइन अर्थ मेटल है और इनर्ट गैसेस है, तो फिर बेटा वहां पर वैल्यू पॉजिटिव आएगी, वहां पर वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो यहां पर लिख देना, यहां लिख रहा हूं, इफ X is नाइट्रोजन, एल्कलाइन अर्थ मेटल, AEM का मतलब होता है बेटा एल्कलाइन अर्थ मेटल, AEM का मतलब एल्कलाइन, इनर्ट गैसेस, देन क्या होगा, X प्लस इलेक्ट्रॉन और ये बनेगा X माइनस। तो यहां पे डेल्टा H इजी जो है वो कैसी हो जाएगी बेटा, पॉजिटिव हो जाएगी। डेल्टा H यहां पे प्रोसेस ऐसा लिख देते हैं, एंडोथर्मिक हो जाएगा। ये ध्यान रखना, क्या बोल दिया मैंने यहां पर, क्या बोला, ये अगर X जो है वो X जो है, इसको अपन एक X मान लेते हैं एटम, उसमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन कर रहे हैं और उसको क्या बना रहे हैं, X माइनस बना रहे हैं। तो ऊपर वाले में हमने वो सारी बातें कर ली जो मैक्सिमम केस में होती है, नीचे वाले केस में मैंने सिर्फ और सिर्फ 4 के लिए बता दिया। आपको ध्यान रखना है बेटा कौन कौन से, नाइट्रोजन रीजन हाफ फिल्ड है, एल्कलाइन अर्थ मेटल रीजन फुलफिल्ड सबशेल है, इनर्ट गैस रीजन फुलफिल्ड, अगेन फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये ना तो देना चाह रहे थे तो इसलिए इनकी आईपी भी ज्यादा थी, ना ही ये खाना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब है यहां जबरदस्ती एडिशन होगा, और जब जबरदस्ती एडिशन होगा तो इसका मतलब है रिपल्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन कम होगा, और जब रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा अट्रैक्शन से तो ओवरऑल वैल्यू हमको पॉजिटिव में मिलेगी, ओवरऑल वैल्यू हमको क्या मिलेगी, पॉजिटिव में मिलेगी, इसलिए हमने उसको एंडोथर्मिक बोल दिया।
तो याद रखने का सिंपल सा तरीका है, जब कभी भी एडिशन करो चेंजेस जो है एनर्जी के अंदर एक्सोथर्मिक चेंजेस आएंगे, मतलब रिलीज होगी, एक्सेप्ट नाइट्रोजन, इनर्ट गैस एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है बेटा। उसके बाद डेल्टा एच इजी ऑफ केटायन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। सिंपल सी बात है, केटायन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन कम है। केटायन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन कम है, उस पर प्लस चार्ज है। किसी प्लस चार्ज वाले को आप जाके बोल रहे हो कि मैं तेरे में इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा, तो बेटा वो तो भूखा बेटा है। किसी भूखे के पास जाके बोलोगे कि रोटी खाएगा क्या, तो तुरंत आपके हाथ से खींच के रोटी खाएगा। इसका मतलब जबरदस्त अट्रैक्शन लगाएगा, और जबरदस्त अट्रैक्शन लगाएगा तो एनर्जी तो रिलीज ही होनी है। तो इसका मतलब है दुनिया में किसी केटायन के पास जब भी इलेक्ट्रॉन एडिशन होगा, किसी केटायन में जब इलेक्ट्रॉन एडिशन होगा, तो जाहिर सी बात है बेटा वो हमेशा एक्सोथर्मिक होगा। उसके बाद अगली उससे भी इंपॉर्टेंट बात कि डेल्टा एच इजी यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एनायन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। एनायन के अंदर जाके एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, मतलब ऐसा नहीं कि एक्स से एक्स माइनस बना रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है। एक्स माइनस से आपके पास जो एक्स माइनस है पहले से एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, उसमें आप जाके कह रहे हो कि मैं तेरे को x2 माइनस बनाऊंगा, x3 माइनस बनाऊंगा, यानी मैं तेरे को पोली नेगेटिव आयन बनाऊंगा। क्या बोला उसको हमने, पोली नेगेटिव एनायन। क्या बोल दिया बेटा उसको, पोली नेगेटिव एनायन। यानी कि एक होता है मोनोनेगेटिव एनायन, मतलब सिंपल x माइनस। तो जब x से x माइनस वाले आए तो ये कहानी तो मैं आपको ऊपर समझा चुका हूं। अब मैं बात कर रहा हूं कि x माइनस दुनिया का कोई भी हो, दुनिया का कोई भी x माइनस हो, कोई भी एनायन हो, उसमें जाके आप और एडिशन करोगे तो वो हमेशा एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, क्योंकि वो अलाउ नहीं करेगा। रीजन क्यों नहीं करेगा, बिकॉज वो एक इलेक्ट्रॉन पहले से एक्स्ट्रा लेके बैठा है बेटा। अब जाके आप दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन उसके पास है। अब आप और एडिशन कर रहे हो तो रिपल्शन होगा। ऐसा नहीं कि वहां अट्रैक्शन नहीं होगा या वो एडिशन नहीं पॉसिबल है या उसमें इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं सकता, जाएगा बेटा, जाएगा। x2 माइनस भी बनता है, x3 माइनस भी बनता है, देखा है आपने, जाएगा, मैं मानता हूं जाएगा। लेकिन बात यह है कि वहां रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा और अट्रैक्शन कम हो जाएगा। और जब रिपल्शन ज्यादा होगा अट्रैक्शन से, तो ओवरऑल चेंजेस इन एनर्जी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इसलिए हम बोलते हैं कि दुनिया में जब जब भी एक माइनस से आप 2 माइनस, 3 माइनस, 4 माइनस बनाते हो, जिसको इन शॉर्ट मैंने क्या बोल दिया कि फॉर्मेशन ऑफ पॉलीनेगेटिव एनायंस। फॉर्मेशन ऑफ पॉलीनेगेटिव एनायंस मतलब जैसे x2 माइनस हो गया, x3 माइनस हो गया, x4 माइनस हो गया, इस तरह से पॉलीनेगेटिव एनायंस जब जब भी बनेंगे वो सब ही एंडोथर्मिक होंगे। ठीक है बेटा, याद रखना ये दोनों पॉइंट बहुत अच्छे हैं, इस पर हम आगे जाके प्रैक्टिस भी करेंगे। एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस कौन कौन से होते हैं उन पर हम प्रैक्टिस भी करेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। आई होप कि आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का बिल्कुल जो बेसिक वाला पार्ट होता है कि ये क्या होता है, ये टर्म्स क्या होती है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। आफ्टर ऑल कहानी सारी क्या है बेटा कि नए इलेक्ट्रॉन पर इसका अट्रैक्शन कितना है, कहानी इसके आसपास चलेगी। ठीक है, अब आप खुद सोचो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एक चीज जो मैं बताना भूल गया वो मैं यहां क्लियर करता हूं। किसी की ईए ज्यादा है, किसी की ईए ज्यादा है, क्या बोला मैंने, किसी की ईए ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, तो मतलब उसकी बुलाने की नीयत ज्यादा है। अगर किसी के बुलाने की नीयत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन के लिए बुलाने, इलेक्ट्रॉन को बुलाने की नीयत ज्यादा है, तो खर्चा भी ज्यादा करेगा। खर्चा इन द सेंस रिलीज्ड एनर्जी, खर्चा मतलब रिलीज्ड एनर्जी। जैसे हम अपना खर्चा क्या मानते हैं, जो पैसे हमारी पॉकेट से रिलीज हो जाते हैं, खर्च हो जाते हैं, तो खर्चा क्या होगा कि रिलीज्ड एनर्जी, मतलब एनर्जी घट जाएगी, डिक्रीज इन एनर्जी, यानी एक्सोथर्मिक प्रोसेस माइनस हो जाएगा बेटा, ये खर्चा होता है। माइनस डेल्टा एच इजी मतलब खर्चा हो जाना, मतलब इस सिस्टम की ओवरऑल एनर्जी, इस एक्स की जितनी एनर्जी पहले थी उससे भी कम एनर्जी एक्स माइनस की होगी। दैट्स वाई हमने इसको एक्सोथर्मिक एडिशन कहा। ठीक है, अब रीजन सुनो, जिसके बुलाने की नीयत ज्यादा, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसकी ज्यादा, क्योंकि ऐसा बोलते हैं बेटा कि इसमें इधर से इधर जाने पर ईए बढ़ती है। क्या बोल दिया डायरेक्ट, इन शॉर्ट क्या बोल देते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है। तो इसका मतलब आप अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की टर्म में सोचो कि लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर बढ़ रही है, तो मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पर
बुलाने की नीयत भी बढ़ रही है और लेफ्ट टू राइट जाने पर अगर बुलाने की नीयत बढ़ रही है तो खर्चा भी बढ़ेगा, यानी कि जो भी नेगेटिव वैल्यू लेफ्ट वाले की होगी उससे ज्यादा मोर नेगेटिव वैल्यू आएगी किसकी, राइट की वाले की। इस तरह से मोर नेगेटिव वैल्यू लेफ्ट टू राइट जो है वो बढ़ती जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है उसकी वैल्यू नेगेटिव में इंक्रीज होती जाएगी, और नेगेटिव में इंक्रीज होने को कई बार घटना बोल देते हैं, इसलिए हमको कई बार कंफ्यूजन, बहुत जो बुक्स वगैरह होती है अलग अलग जगह पे अलग अलग लैंग्वेज होती है, हालांकि ऐसा नहीं लिखना चाहिए लेकिन बहुत सी जगह लिख देते हैं, बोले डेल्टा एच इजी घटेगी। क्या बोल देते बेटा, डेल्टा एच इजी घटेगी। अब डेल्टा एच इजी घटने का मतलब क्या है, वो ये कह रहा है कि सपोज ये लेफ्ट वाला -50 है तो ये वाला -10 होगा, तो बेटा -50 और -10 से क्या हो गया, नेगेटिव में वैल्यू जो है वो कम हो रही है, नेगेटिव में वैल्यू कम हो रही है, तो वो उसको ऐसे लैंग्वेज में लिखते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, आपको एक ही बात ध्यान रखनी बेटा कि लेफ्ट वाले की अगर सपोज सॉरी मैंने गलत बता दिया था, लेफ्ट वाले की अगर -5 है तो -10 है, तो राइट वाले की जो है वो -50 होगी, वो ऐसा बोलते हैं। क्योंकि लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रही है, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रही है, मतलब बुलाने की नीयत बढ़ रही है तो खर्चा भी ज्यादा करेगा। यहां -10 रिलीज हुई एनर्जी, यहां -50 रिलीज हो गई। अब आप हमारी बात को समझ पा रहे होंगे, पहले मैंने उल्टा बोल दिया था, सॉरी, मैं वापस बता रहा हूं। अगर लेफ्ट वाले का -10 है तो राइट वाले का -50 होगा, मतलब नेगेटिव में वैल्यू बढ़ रही है, नेगेटिव में वैल्यू बढ़ रही है, नेगेटिव में वैल्यू बढ़ रही है। लेकिन नेगेटिव में वैल्यू बढ़ने को हम घटना कहते हैं, क्योंकि -10 से -50 जो है वो और कम होता है। नेगेटिव में वैल्यू बढ़ने को हम क्या बोलते हैं, इन जनरल घटना बोलते हैं, क्योंकि -10 यहां है तो -50 और नीचे होगा, तो हम उसको इन जनरल घटना बोल देते हैं। लेकिन आप ध्यान रखो, नेगेटिव में वैल्यू बढ़ रही है तो इससे अच्छा है आप इसको ऐसे याद रखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रही है, बुलाने की नीयत बढ़ रही है। जितनी ज्यादा बुलाने की नीयत होगी खर्चा उतना ही ज्यादा होगा। किसी के, आप खुद देखो, आप मेहमान बन के किसी के घर पे जा रहे हो, सिंपल सी बात है, मेहमान बन के घर, आप बाहर घूम रहे हो मार्केट में, कोई आपको आपके रिलेटिव्स मिल गए या आपका पुराना यार मिल गया, जिगरी यार मिल गया, और आप मार्केट में घूम रहे हो और उसने आपको आके बोला कि अरे यार आओ घर तो आओ कभी, है ना, बोला आपको कभी कि आओ कभी, है ना, घर पे, हवेली पे नहीं, घर पे आओ कभी घर पे, तो इसका मतलब है वो बुलाना चाहता है। इसका मतलब क्या है, बुलाना चाहता है। आप नहीं गए एक बार, फिर एक दो बार और मिल गया, उसने कहा अरे यार आप आते ही नहीं हो, आप आया तो करो, ऐसा करो, मतलब उसके बुलाने की नीयत तो ज्यादा है ना, वो आपको अपने घर पे बुलाना चाह रहा है। आप वो इलेक्ट्रॉन हो और वो एक एटम है जिसमें आपका एडिशन होगा। अब आप उसके घर पर गए, अब आप उसके घर पर गए तो वो क्या करेगा, क्योंकि उसके बुलाने की नीयत ज्यादा थी, इसलिए वो जाते ही सबसे पहले अरे अरे आओ बैठो बैठो, बिल्कुल एकदम सोफा सेट पे बिठाएगा, ठीक है, उसके बाद पानी लाएगा तुरंत, उसके बाद यूं नहीं कि सिर्फ चाय पिला के, नहीं, पहले पानी लाएगा, हो सकता हो काजू बादाम पिस्ते विस्ते सब रख दे। खर्चा कर रहा है भाई, खाओगे ना तो खर्चा तो होएगा, अगले का खर्चा होएगा, है ना, अगले का खर्चा हो रहा है, क्योंकि उसके बुलाने की नीयत ज्यादा थी, इसलिए वो काजू बादाम हलवा वगैरह सब आपके सामने सर्व करेगा, ठीक है, और फिर चाय वाय बोलेगा खाना भी खिलाओ, खाना भी खिला रहा, जाने ही नहीं दे रहा, शाम तक आपको वहीं रोकर, खूब खर्चा किया आपके ऊपर, क्योंकि उसके बुलाने की नीयत ज्यादा थी। यही सेम चीज है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब बुलाने की नीयत है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उस पर किया हुआ खर्चा है। तो जब बुलाने की नीयत ज्यादा होगी तो खर्चा भी ज्यादा होगा, मतलब मोर नेगेटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव में वैल्यू ज्यादा आएगी खर्चा का मतलब। दूसरे केस में आप गए, उसका इतना बुलाने की नीयत नहीं है, खर्चा करना नहीं चाहता है, ठीक है, आप फिर भी चले गए, एक बार फॉर्मल बोल दिया कि आओ कभी घर, आप उसी टाइम चल दिए, बोले ले चल, ठीक है, उसको सोचेगा यार एक बार बोलते ही आ गया, ये तो एक बार बोलते ही अंदर आ गया। अब घर पर गए, क्या करेगा, थोड़ी देर तो देखेगा, सोचेगा 5 मिनट में चला जाएगा, नहीं जा रहे हो आप, तो उसने पानी तो पिला दिया। पानी पिलाने के बाद बीच में से काजू बादाम वगैरह सब हट गए, भैया अब नहीं आएगा काजू बादाम पिस्ते हलवे कुछ नहीं आएंगे। अब सीधा वो फॉर्मल पूछेगा कि चाय पीनी है क्या, पूछेगा भी ऐसे, चाय चलेगी क्या, आप बोलोगे कि नहीं चलेगी तो फिर नहीं चलेगी, ठीक है, अगर चाय आप बोलोगे नहीं चलेगी तो फिर उनकी गैस नहीं जलेगी, मतलब वो खर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। तो चाय वाय का छोटा मोटा करके अगर मान लो निपटा भी दिया तो खर्चा तो नहीं किया ना बेटा, तो उसके बुलाने की नीयत कम थी, उसने फॉर्मल बोला था कि भाई चलो कभी हमारे घर पे भी, आप चले गए तो दिक्कत हो गई, प्रॉब्लम वहां आ गई ना बेटा। तो इसलिए ये चीजें हैं, इसको समझ में आ गया होगा, बुलाने की नीयत जितनी ज्यादा उतना ही खर्चा करेगा, यानी उतनी ही नेगेटिव में वैल्यू आपकी आएगी। आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा इन सारे डेली लाइफ एग्जाम्पल से।
रिलेशन बिटवीन आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये क्या है? देखो दिखने में तो बिल्कुल सिंपल है कि सर आयोनाइजेशन एनर्जी में का मतलब होता है रिमूवल और इसका मतलब होता है एडिशन। क्या इसमें भी कोई रिलेशन हो सकता है? हो सकता है, रिलेशन हो सकता है। कैसे हो सकता है मैं बताता हूं, अभी समझना बात को, आप सारा समझ जाओगे। आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, या आप यूं कहें कि पहले मान लीजिए, चलो आप पहले आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो और आपने इसको बना दिया बेटा x माइनस। क्या बना दिया इसको? x माइनस। अभी हम नाइट्रोजन वाला केस लेके नहीं चल रहे हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल वाला केस लेके नहीं चल रहे हैं, और हम अभी इनर्ट गैस वाला केस भी लेके नहीं चल रहे हैं। वो एक्सेप्शनल चीजें हैं तो हमने उसको साइड में कर दिया। इन जनरल जितने बचे हुए हैं उन सबको लेके चल रहे हैं। तो यहां पर मान लीजिए एनर्जी रिलीज हुई, और वो एनर्जी कितनी रिलीज हुई? मान लीजिए -50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी हुई? -50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हुई। मतलब ये प्रोसेस कैसा हो गया? एक्सोथर्मिक। कैसा हो गया बेटा? एक्सोथर्मिक। और इसको अपन ने क्या बोल दिया? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या बोल दिया इसको? एडिशन है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल दिया। जो भी एडिशन हुआ उसमें ये इतनी एनर्जी रिलीज हुई। फिर आपने वही x माइनस वापिस लिया, ऐसा नहीं है कि दूसरा लाए, वही x माइनस वापिस लिया और बोला कि ला इलेक्ट्रॉन दे दे मुझे। क्या बोल दिया आपने उसको इस बार? कि वापस से मेरे को मेरा इलेक्ट्रॉन दे दे। तो ये तो हो गया, ये आपका क्या हो गया? एडिशन। तो ये हो गया रिमूवल। तो इसको क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी। इसको क्या बोलेंगे बेटा? आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन खाने में -50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज करी, तो इसका मतलब है उससे जब वापस वो एक इलेक्ट्रॉन छीनने जाओगे तो वो आपसे कितनी एनर्जी की डिमांड करेगा? तो वो वापस से उतनी ही करेगा, बस साइन चेंज हो जाएगा। एनर्जी में चेंज उतना ही आएगा, लेकिन विद द चेंज ऑफ साइन। यानी कि वो प्रोसेस अगर एक्सोथर्मिक था तो ये प्रोसेस कैसा हो गया बेटा? एंडोथर्मिक हो गया। एंडोथर्मिक हो गया। अब अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो सेम है। मैग्नीट्यूड की बात करूं तो सेम है, 50 और 50 सेम है। साइन हटा दो तो फिर मैग्नीट्यूड तो बराबर आ गया। तो मैग्नीट्यूड को कैसे लिखते हैं बेटा? तो इसका मतलब क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ईए ऑफ एक्स, मतलब ईए ऑफ एक्स, एक्स की ईए, एक्स में इलेक्ट्रॉन ऐड किया, एक्स की ईए का मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं, साइन अलग रहेगा बेटा। मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। मैग्नीट्यूड के लिए मैंने यहां पे इसको ऐसे बंद कर दिया, इक्वल होता है आईपी ऑफ या आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एक्स माइनस। समझ में आई बात? x माइनस ए रिलेशन होता है किसमें? आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, कि जो आपने इसमें एडिशन किया उसका मैग्नीट्यूड आया 50, तो इसके रिमूवल के मैग्नीट्यूड का भी इसके बराबर होगा। ये रिलेशन होता है। मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में रिलेशन क्या होता है कि एडिशन और रिमूवल में जो मैग्नीट्यूड होता है एनर्जी का वो सेम रहता है फॉर अ चेंज, मतलब एक चेंज के लिए। अब देखो, मान लो मैंने यहां पर, अब आप समझ जाओगे, अब देखना, मैंने यहां पर लिख दिया ईए ऑफ एक्स प्लस, ईए ऑफ एक्स प्लस। ध्यान से सुनना, जो भी यहां पर हो, अगर वो ईए ऑफ यहां वाली यूनिट बोल रहा है तो उसमें एक माइनस करके यहां लिख दो। तो मैंने पहले माइनस करके यहां पे लिख दिया। देखो बेटा, प्लस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो वो जीरो बनेगा। प्लस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो वो क्या बनेगा? जीरो बनेगा। तो इसका मतलब है यहां पर मैं एक्स लिख दूं। देखो, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर रिजल्टिंग स्पीसीज एक्स माइनस आई थी, जो रिजल्टिंग स्पीसीज आई थी उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बराबर कर दो। मतलब यहां प्लस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर क्या आएगा? एक्स आएगा। तो इसका मैं क्या लिख देता हूं? आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एक्स। सिंपल है। एक्स प्लस में जो आपने ऐड किया उसमें जो भी एनर्जी रिलीज होगी वो वापस से एक्स में से इलेक्ट्रॉन निकालने के बराबर हो जाएगी, उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। इस तरह से हम रिलेशन बिटवीन आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देख सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू कॉमन एग्जांपल वी कैन राइट हियर कि ईए ऑफ Cl is equals to ionization energy of Cl minus. आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ
Cl-। समझ में आया ये? इसी तरह से आप किसी भी एलिमेंट के लिए सोच सकते हो। हाँ, वो जो है एलिमेंट्स जो है कोई सा भी हो सकता है, X मैंने आपको इन जनरल बताया। बढ़ सकते हैं बेटा आगे। कॉमन सी ऐसे कभी कई बार रिलेशन ऐसे इनमें से ऐसा इनमें से पूछ लेते बेटा, इनमें से कौन सा रिलेशन सही है, कौन सा रिलेशन गलत है, ऐसे खूब सारे सवाल पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो अब आपको पता होगा कि हाँ ठीक है ना, ठीक है। अब हमको समझ में आ गया कि एनायन की आईपी उसके न्यूट्रल की ईए के बराबर होती है मैग्नीट्यूड में। क्या बोला? एनायन की आईपी उसकी न्यूट्रल की ईए के मैग्नीट्यूड के बराबर होती है। यही तो मतलब है, किसी भी एनायन की आईपी, आईपी मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी है ना, आई एनायन की आईई उसके न्यूट्रल के ईए के मैग्नीट्यूड के बराबर होती है। ध्यान रखिएगा बेटा, यही रिलेशन आपके काम आएगा और भी कई सवाल करने में आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। उसके बाद आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हम क्या देखने वाले हैं? कुछ फैक्टर्स जिस तरह से हमने आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए पढ़े थे, वही के वही 4 फैक्टर्स यहां पर भी हैं बेटा, लेकिन यहां पर ये 2 फैक्टर्स चेंज हो जाएंगे, है ना। ऊपर वालों के साथ भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या रिलेशन रहेगा वो भी हम देखेंगे। चलिए तो एक एक करके बहुत अच्छे से आगे कर लेते हैं कि आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम साइज की बात करते हैं, सबसे पहले साइज की। तो साइज का मतलब क्या होगा, आप खुद सोचो कि अगर एटम की साइज छोटी होगी, अगर एटम की साइज छोटी होगी तो न्यूक्लियस अट्रैक्शन बहुत बढ़िया तरीके से लगा लेगा। अगर एटम की साइज जो है वो डिक्रीज हो जाएगी तो न्यूक्लियस जो है वो बहुत अच्छे से क्या कर लेगा? अट्रैक्शन लगा लेगा। अब अट्रैक्शन लगा लेगा तो फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी तो वो खर्चा भी ज्यादा करेगा। तो अपन अब खर्चे वाली टर्म पे से हटकर सिर्फ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहे हैं ताकि आपके लिए समझना थोड़ा आसान हो जाए। ठीक है, अब आप खुद सोचो, तो इसका मतलब है साइज अगर कम होगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो क्या होगी? आपकी ज्यादा हो जाएगी। तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू साइज। जितनी छोटी साइज उतना पावरफुल न्यूक्लियस, उतनी डिस्टेंस कम, ठीक है, उतना ही अच्छा अट्रैक्शन। नए वाले इलेक्ट्रॉन पे जितना छोटे साइज का एटम होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन लगाएगा, क्योंकि उसकी आउटर मोस्ट जो शेल है वो पास होगी। तो नया एडिशन जो भी आप करोगे वो उसको तुरंत अट्रैक्शन ज्यादा लगाएगा, ज्यादा खींचेगा। तो जितनी छोटी साइज है उतना अच्छा अट्रैक्शन लगाएगा। तो यहां पे मैंने उल्टा लगा दिया, छोटी साइज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा। ठीक है, इस पर बेस्ड अब आगे की एक और, ये वाला साइज वाला हो गया बेटा। जेड इफेक्टिव वाला देख लेते हैं। सिंपल सी बात है, ये तो वैसे मेरे ख्याल से आपको समझ में आ ही गया होगा कि जेड इफेक्टिव का क्या मतलब है। जेड इफेक्टिव जो है बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव क्या होता है? जेड इफेक्टिव होता क्या है बताओ? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन होता है जेड इफेक्टिव। अब आप नया इलेक्ट्रॉन ऐड कहां कर रहे हो? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में। अब अगर किसी का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो आप नया इलेक्ट्रॉन जब ऐड करोगे बेटा तो उस पर भी अट्रैक्शन ज्यादा लगाएगा। तो इसका मतलब है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और जेड इफेक्टिव जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। तो इन जनरल हम क्या लिख सकते हैं? इन जनरल हम क्या लिख सकते हैं? अच्छा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एंड पेनिट्रेशन पावर वगैरह ये सब भी समझ लेते हैं एक बार पहले, उसके बाद ही सारी चीजें देखेंगे। थर्ड वाला है बेटा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके लिए तो कुछ लिखना ही नहीं है कि ना, फुल हाफ फिल्ड and fulfilled configuration है अगर, तो उनकी ईए जो है वो क्या हो जाएगी? घट जाएगी। हाफ फिल्ड फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन की ईए जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अगर आप केवल साइज वाले फैक्टर से चलते हैं, साइज वाले फैक्टर से चलते हैं, तो बेटा यहां पर np2 और np3 और np3 के बीच में चेंजेस आएंगे। क्यों आएंगे? आप खुद सोचो, वहां रिमूवल था, आयोनाइजेशन एनर्जी में रिमूवल था और यहां पर एडिशन है। आप खुद सोचो, p2 के पास आप इलेक्ट्रॉन लेके जाओगे, इसमें भी आपको ऐड करना है, इसमें भी आपको ऐड करना है। जरा सोचना इस बात को कि P2 के पास आप इलेक्ट्रॉन लेके गए, P2 तो रोज रात को एक ही तो सपना देखता है बेटा।
P2 रोज रात को एक ही सपना देखता है, कह रहा कब इलेक्ट्रॉन आए और कब मैं P3 बन जाऊं, क्योंकि मेरा बगल वाला P3 है, बड़ा सुखी है, मैंने देखा है। पड़ोस वाला आदमी P3 है, मैंने देखा है, वो स्टेबल है, हर बात में अपनी स्टेबिलिटी को बताता है कि मुझसे ऐसा बनो, स्टेबल बनो जीवन में। P3 हाफ फील्ड स्टेबल है ना, हाफ फील्ड स्टेबल हूं मैं, तुम क्या हो? तो P2 रोज रात को सपना देखता है कि यार एक इलेक्ट्रॉन आए और एडिशन हो जाए तो बढ़िया अपना काम हो जाएगा। तो जो रोज रात को सपने देख रहा है बेटा, उसके पास तुम इलेक्ट्रॉन लेके जाओगे तो तुम्हारी बात पूरी खत्म नहीं होगी, उससे पहले तुम्हारे हाथ में से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। कह रहा लाना भाई लाना, रोज सपने देख रहा हूं, देना, एडिशन करना। ठीक है, तो इसका मतलब है ये तो जबरदस्त खींचेगा, मतलब इसके बुलाने की नीयत तो इतनी है कि ये तो सपने में भी बुला रहा था, इसके बुलाने की नीयत तो इतनी है कि ये रोज रात सपने में भी बुला रहा था, और जब तुम उसके सामने ही ले गए तो क्यों नहीं बुलाएगा? अगर बुलाने की नीयत ज्यादा हो जाएगी तो बताओ np2 की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किससे ज्यादा हो जाएगी? np3 से। आप उल्टा भी सोच सकते हो, np3 की कम हो जाएगी ड्यू टू हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। मैंने आपको अच्छे से याद रहे इसलिए P2 की ज्यादा क्यों थी वो समझा दिया। वैसे आपको याद करने का तरीका और भी है, P3 की कम होती है इसलिए P2 की ज्यादा हो जाती है। वैसे आप खुद सोचो कि P2, जैसे अगर मैं बात करूं 2p2 और 2p3, 2p2 और 2p3 में किसकी ज्यादा हो जाएगी बेटा? 2p2। ये क्या होता है बेटा? कार्बन होता है। ये क्या होता है? नाइट्रोजन। लेकिन आप खुद सोचो, कार्बन और नाइट्रोजन में अगर साइज से कंपेयर करोगे, सिर्फ साइज से, ऐसा नहीं कि साइज ही फैक्टर होता है, सिर्फ अगर साइज देखोगे तो फिर तो नाइट्रोजन की साइज छोटी है। तो नाइट्रोजन की साइज अगर छोटी है तो इसकी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए थी सर, अकॉर्डिंग टू आवर फर्स्ट फैक्टर। लेकिन बेटा मैंने ये कब कहा कि केवल साइज ही फैक्टर है? अगर केवल साइज ही फैक्टर होता तो फिर मैं बाकी के फैक्टर लेके क्यों आता? इसका मतलब है ओवरऑल ऑर्डर जो है वो डिसाइड इन सारे फैक्टर्स से होता है। तो हमको जहां जहां पे हमारा ऑर्डर चेंज होगा वो फैक्टर्स डिस्कस करने पड़ेंगे। यहां पर चेंज हो गया, क्या ये फैक्टर 3p2 और सर हम 3p3 के लिए भी लगा सकते हो? बिल्कुल लगा सकते हो बेटा, 3p2 की ज्यादा हो जाएगी। कौन सा हो जाएगा? ये यहां पर किसका हो जाएगा? सिलिकॉन का ज्यादा हो जाएगा फास्फोरस से, सिलिकॉन का ज्यादा हो जाएगा फास्फोरस से। और एक बात बताऊं, नाइट्रोजन तो पहले ही नक्कारा है, नाइट्रोजन तो पहले ही नक्कारा है, इसको तो पहले ही अपने साइड में कर लिया। बोले नाइट्रोजन तो एंडोथर्मिक के केस में चला गया, इतना ज्यादा मतलब कम हो गया, इतना ज्यादा इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो गई कि ये तो एडिशन चाहता ही नहीं है। मतलब अगर आप इसमें एडिशन करोगे तो ये तो पॉजिटिव में एनर्जी देगा, उल्टा आपका खर्चा लग जाएगा, उल्टा आपका खर्चा लग जाएगा। मतलब यहां पे सिस्टम जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, डेल्टा एच उसका जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए उसके बाद फोर्थ वाले में आते हैं हम, पेनेट्रेशन। कल बताया था पेनेट्रेशन पावर का ऑर्डर, एक बार फिर से लिख रहा हूं, एस देन पी फिर डी फिर एफ, यही होता है बेटा। और रीजन बताया था क्यों होता है, कल वाले में देख ला, सुन लेना, समझ आ जाएगा। बताया था कल, यहां रिमूवल है वहां एडिशन था, यहां सॉरी यहां एडिशन है वहां रिमूवल था, तो कहानी फिर से बदलेगी। मैंने कहा था पेनेट्रेशन तो सब जगह ही लगता है, लेकिन सब जगह ही लगेगा। पेनेट्रेशन का इफेक्ट तो सेम शेल की सारी सब शेल में एप्लीकेबल होता है, लेकिन हमारे लिए वही इंपॉर्टेंट है जहां पे ऑर्डर जो है वो बदल जाता है। यहां पर क्या होता है बेटा कि NS1 और NP1, NS1 और NP1 के बीच में पेनेट्रेशन लगता है, NS1 और NP1 के बीच में पेनेट्रेशन लगता है। कैसे लगता है कि सर NS1 के पास इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे तो बेटा ये तो NS2 बन जाएगा, इसका तो भला हो जाएगा, फुलफिल्ड बन जाएगा। NP1 के पास लेके जाओगे क्या बनेगा? P1 से P2 बनेगा। ये बोलेगा मेरी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया, मेरी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। यूं मान के चलो कि बस थोड़ा सा मजा, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया, लेकिन मैं भी कोई स्टेबल तो नहीं बन पाया, मैं भी कोई स्टेबल तो नहीं बन पाया। अगर आपको ऐसे नहीं याद रहता है तो खुद ही सोच लो, एस और पी में पेनेट्रेशन पावर किसका ज्यादा होता है? एस का। पेनेट्रेशन का मतलब मोर नियर टू न्यूक्लियस। अगर ये मोर नियर टू न्यूक्लियस है और इसके पास आप इलेक्ट्रॉन लेके जा रहे हो तो फिर ये तुरंत एडिशन करेगा। मतलब S1 और P1 में S1 और P1 में किसकी ज्यादा होगी बेटा? NS1 और NP1 में किसकी ज्यादा होगी? NS1 की। मतलब यहां पे अगर मैं 2S1 लिख दूं और 2p1 लिख दूं तो जरा बताओ इसमें किसकी ज्यादा कर दोगे? 2s1 की ज्यादा कर दोगे।
अगर मैं यहाँ पे 3s1 लिख दूं और यहाँ पे 3p1 लिख दूं तो इसमें किसकी ज्यादा कर दोगे? 3s1 की ज्यादा कर दोगे। क्या 2s1 कौन सा होता है बेटा? एक बार के लिए जरा सोचो, क्या ये लिथियम होता है? बिल्कुल होता है। फिर लिथियम अगर होता है तो वो कौन सा होता है? बोरोन होता है। तो लिथियम और बोरोन में लिथियम की ज्यादा हो जाएगी बेटा। उसके बाद ये कौन सा होता है? ये सोडियम होता है और ये एल्यूमिनियम होता है। तो सोडियम और एल्यूमिनियम में सोडियम की ज्यादा हो जाएगी। क्या? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो S1P1 फॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, S2P1 फॉर आयोनाइजेशन एनर्जी। याद रखना, क्योंकि ऑर्डर कहां बदलता है हमको वही चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये कुछ फैक्टर्स थे बेटा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, वो मैंने डिस्कस कर लिए है ना। इनको थोड़ा और सजा देते हैं। ये लो, ये 4 फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए। इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कुछ ऑर्डर हम लिख देते हैं, है ना। और आगे एक चेंजेस और आ जाएगा, वो भी देख लेते हैं। ये ऑर्डर इन सेकंड एंड थर्ड पीरियड, चलो देख लेते हैं भैया। पहले लिख देते हैं हम सेकंड पीरियड, उसके बाद हम लिख देंगे थर्ड पीरियड। सेकंड पीरियड को लिख दो लिथियम। सेकंड पीरियड में लिख दो, कौन सा सेकंड पीरियड याद होना चाहिए आप सबको? लिथियम हो गया। उसके बाद क्या आ जाएगा? बेरिलियम आ जाएगा। उसके बाद बोरोन आ जाएगा। उसके बाद कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद नियोन। यही आएगा बेटा। क्या हम थर्ड पीरियड भी लिख सकते हैं? क्या हो जाएगा बेटा? सोडियम हो जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा? मैग्नीशियम आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा? एल्यूमिनियम। उसके बाद सिलिकन। उसके बाद फॉस्फोरस। उसके बाद सल्फर। उसके बाद क्लोरीन। उसके बाद सीधा सीधा आर्गन। ये आ जाएगा भाई, ठीक है। अब एक चीज देखो, हमको खाली यहां पे नोटेशन लगाने हैं कि ये क्या होगा? ये 2s1 होगा। ये क्या होगा? 2s2 होगा। ये क्या होगा? 2p1 होगा। ये 2p2 होगा। ये 2p3 होगा। ये 2p4 होगा। ये 2p5 होगा। ये 2p6 होगा। अगेन यहां पे भी लिख देते हैं बेटा, 3s1 होगा, 3s2 होगा, 3p1 होगा, 3p2 होगा, 3p3 होगा, 3p4 होगा, 3p5 होगा और ये 3p6 होगा। पहले पहले नालायकों को अलग कर दो। ऐसे नालायक जिनको हमने सबसे पहले ही अलग कर दिया, और वो कौन कौन से हैं बेटा? हमको पता है। क्या नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खाना चाहता है? नहीं। ये वो केस है, अलग वाला केस है, याद है ना बेटा। क्या ये एल्कलाइन अर्थ मेटल है ये वाला, क्या ये इलेक्ट्रॉन खाना चाहता है? नहीं। क्या इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन खाना चाहती है? नहीं खाना चाहती। ये वो हमने अलग कर दिए जो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। याद करो, पहली वाली स्लाइड पे लिखा हुआ है नाइट्रोजन, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स एंड इनर्ट गैसेस। तो मैंने इन तीनों को ही निकाल दिया। फिर मैंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर लिखना चाहा और मैंने देखा कि यहां पे सबसे कम होती है किसकी? जो फुलफिल्ड होता है, मतलब नियोन। उससे ज्यादा किसकी? बेरिलियम। और उससे ज्यादा किसकी? नाइट्रोजन। अभी बताऊंगा इनके अंदर ये ऑर्डर कैसे आया। ये है तो सारे ही एंडोथर्मिक, मतलब कि इनके अंदर एडिशन करोगे तो उल्टा काम होगा, एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी ओवरऑल सिस्टम की। लेकिन किसकी ज्यादा बढ़ेगी? किसकी ज्यादा बढ़ेगी? नियोन की सबसे ज्यादा पॉजिटिव में आएगी। नियोन की सबसे ज्यादा पॉजिटिव में आएगी, मतलब इसको सबसे पीछे रखा, ठीक है। मतलब इसकी ईए सबसे कम, जिसकी ईए सबसे कम है। सबसे कम ईए का मतलब क्या है? वो बुलाना ही नहीं चाहता, तभी तो पीछे आया। ये ईए का ऑर्डर है, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर नहीं है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर का मतलब क्या होगा कि इसकी वैल्यू को हम सबसे ज्यादा पॉजिटिव मानेंगे, उसके बाद ये लेस पॉजिटिव, उसके बाद ये और ज्यादा लेस पॉजिटिव, देन यहां कहानी नेगेटिव से स्टार्ट होगी जो मोर नेगेटिव की तरफ बढ़ेगी। समझ रहे हो ना मेरी बात को? अब देखो बात को, आ जाओ। S1 और P1 में क्या लगता है बेटा? S1 और P1 में क्या लगता है? पेनेट्रेशन। यहां पे लिख रखता हूं मैं, S1 ज्यादा होगा P1 से पेनेट्रेशन। तो अगर पेनेट्रेशन लग रहा है बेटा तो बताओ पहले किसको लिख दूं? S1 ज्यादा होता है तो पहले मेरे पास बोरोन आ जाएगा, उसके बाद मेरे पास लिथियम आएगा, क्योंकि S1 ज्यादा होता है। NS1 और NP1 में से NS1 ज्यादा होता है तो लिथियम आ गया। उसके बाद हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम अब पूरा लिख सकते हैं कार्बन। P2 P3 में हाफ फिल्ड था, P2 P3 में हाफ फील्ड कंपैरिजन था, अभी पीछे बताया था। लेकिन P3 हम ऑलरेडी उधर ले जा चुके हैं, क्योंकि ये P3 का केस तो है ही अलग। ये P3 का केस तो है ही अलग। तो अब बताओ सीधा सीधा कौन सा आएगा? ये तो गया, ऑक्सीजन आएगा, उसके बाद फ्लोरीन आएगा, बस खत्म। ये आपका सेकंड पीरियड का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर हो गया।
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की टर्म में सोचो, मतलब एनर्जी के टर्म में सोचोगे, ये तो ईए बढ़ रही है, ऐसे इनको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रही है, मतलब फ्लोरीन के बुलाने की नीयत सबसे ज्यादा है, ईए बढ़ रही है, बुलाने की नीयत ज्यादा है तो खर्चा सबसे ज्यादा करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू किसकी आएगी बेटा, फ्लोरीन की, और सबसे कम नेगेटिव वैल्यू किसकी आएगी बेटा, बोरोन की। ये आप बोलोगे कि सर ये वैल्यू क्या है, तो इनको तो मैं बोल रहा हूं एंडोथर्मिक है, क्या बोल रहा हूं मैं इनको, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक है ना, यानी कि डेल्टा एच इजी जो है वो आपका पॉजिटिव होगा। अब बात यह है कि ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव हो गया, ये कम पॉजिटिव हो गया, और ये थोड़ा कम पॉजिटिव हो गया, तो इनके अंदर का ऑर्डर भी ऐसा होता है, ध्यान रख लेना। ये नॉन मेटल है फिर भी इलेक्ट्रॉन खाने की सोचेगा, ये बेरिलियम जो है वो मेटल है, ये बोलेगा यार मैं तो कैसे इलेक्ट्रॉन खा लूं, तो ये पीछे आ गया और ये थोड़ा आगे चला गया। बाकी नियोन फुलफिल्ड है, वो इनर्ट गैस है, वो इलेक्ट्रॉन खाना ही नहीं चाहते, इसलिए उनको सबसे पीछे कर दो। अगेन अब देखो आप वापस से, क्या ऐसा काम हम यहां कर सकते हैं, आर्गन को साइड में करो भाई, यहां पे नाइट्रोजन को साइड में किया था, देखते हुए फॉस्फोरस को साइड में मत कर देना, क्योंकि वहां फर्स्ट स्लाइड में मैंने सिर्फ नाइट्रोजन लिखा है, ऐसा नहीं कि नाइट्रोजन फैमिली लिख दी, सिर्फ नाइट्रोजन लिखा है, तो फॉस्फोरस यही रहेगा। तो अब बचा कौन, सिर्फ इनर्ट सॉरी अल्कलाइन अर्थ मेटल, इनको हटा दिया, इनको हटा के अपन ने सीधा ऑर्डर लिख दिया, और वो ऑर्डर हमारा क्या था कि हमने सबसे पहले आर्गन को लिख दिया, उसके बाद हमने मैग्नीशियम को लिख दिया, अब उसके बाद ये S1 है और ये P1 है, तो बताओ क्या लगेगा बेटा, पेनेट्रेशन लगेगा, पेनेट्रेशन पावर में P1 की कम हो जाती है, मतलब पहले एल्यूमिनियम आ जाएगा, उसके बाद सोडियम आ जाएगा, उसके बाद देखो ये P2 P3 है, ये P2 P3 है, P2 P3 में कौन ज्यादा होता है, ये P2 वाला ज्यादा होता है, इसका मतलब है पहले फास्फोरस आएगा उसके बाद सिलिकॉन आएगा, पहले फास्फोरस आएगा उसके बाद सिलिकॉन आएगा, उसके बाद क्या आएगा, सल्फर, और उसके बाद क्या आएगा, क्लोरीन, उसके बाद क्या आएगा, क्लोरीन। ये आपका थर्ड पीरियड के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर आ गया। कितनी चीजों को ध्यान में रखा बेटा, सिर्फ दो चीजें जो बेसिक हैं, साइज और जेड इफेक्टिव, वो तो पता ही है, लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रही है, तो इन जनरल तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ ही रही है ना बेटा, इन जनरल में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइज के हिसाब से देखोगे तो इन जनरल साइज कम हो रही है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रही है, लेकिन कुछ दो फैक्टर थे, कौन से, पेनेट्रेशन एंड हाफ फिल्ड फुल फिल्ड, बस उनको ही हमने इंक्लूड कर लिया, इस वजह से हमारे थोड़े बहुत ओवरऑल ऑर्डर में चेंजेस आए। बस ध्यान ये रखना है कि कहां कहां इंक्लूड हुआ, यहां हमने किया इंक्लूड, बट ये ऑलरेडी इतना ज्यादा पीछे था कि हमने उसको पीछे ले लिया। तो अब आप ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं कि सर यहां पे नहीं लगा हाफ फील्ड, लगा ना बेटा, क्योंकि बताओ कार्बन से तो पीछे ही गया ना, नाइट्रोजन कार्बन से पीछे ही गया, वो ज्यादा चला गया क्योंकि वो पहले से ही खराब है, मामला ही खराब है, गड़बड़ है वहां पे, तो वो पहले से ही ज्यादा पीछे चला गया। ठीक है ना, समझ रहे हो ना मेरी बात को। अब ये आपका ऑर्डर हो गया किसका, सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड का। अब देखते हैं कि एक ऑर्डर में यहां पे लिख रहा हूं और फिर इसका रीजन यहां पे लिखूंगा, होता क्या है बेटा, वो लिख देता हूं मैं यहां पे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट is less than third period एलिमेंट्स। नोट कर लेना बेटा, इसका नोट लगा के लिख रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कुछ पी ब्लॉक एलिमेंट्स में देखा गया, जहां जहां पे हमको एप्लीकेबल है वहीं के लिए लिख रहा हूं, जितनों के लिए मैं लिख रहा हूं बस उतना का ही ध्यान रखें कि सेकंड पीरियड एलिमेंट में, सेकंड पीरियड एलिमेंट की क्या है, साइज जो है वो होती है बेटा कम, साइज कम होती है किससे, थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट से साइज कम है, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ जाता है, और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बचने की वजह से जितनी वैल्यू नेगेटिव में आनी चाहिए थी उतनी नेगेटिव नहीं आती। मतलब अगर आप साइज फैक्टर से सोचोगे, मतलब आप अगर साइज फैक्टर से सोचोगे, देखते जाओ बेटा मैं कैसे लिख रहा हूं, अभी एक बार इसको मैं समझा देता हूं फिर समझ जाओगे। एक बार देख लीजिए, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन,
फ्लोरीन। ठीक है बेटा, सिर्फ इनके लिए मैं बात कर रहा हूं। से ज्यादा इनकी किसकी होगी? एल्यूमिनियम की ज्यादा होगी, से ज्यादा सिलिकॉन की ज्यादा होगी, से ज्यादा फास्फोरस, इससे ज्यादा किसकी होगी? सल्फर, और उससे ज्यादा किसकी होगी? क्लोरीन की। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? जबकि साइज के अकॉर्डिंग तो एल्यूमिनियम की साइज बड़ी है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होनी चाहिए थी, लेकिन यहां पे कम किसकी रह गई? बोरोन की रह गई। कम किसकी रह गई? बोरोन की रह गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि साइज छोटी है, बुलाने की नीयत तो बहुत है, साइज छोटी है, इसने इलेक्ट्रॉन को बुलाया, मान लिया इसने इलेक्ट्रॉन को बुलाया। आप फ्लोरीन पे, क्योंकि आपसे कभी भी सवाल आएगा तो वो ऑक्सीजन फैमिली या फिर मैक्सिमम केस में फ्लोरीन के केस में आएगा, फ्लोरीन की जो है उसमें हेलोजन फैमिली का पूछेगा। तो मैं अभी इन दोनों का फाइनल ऑर्डर भी लिख दूंगा, है ना। अभी आप फिलहाल समझिए कि फ्लोरीन से और क्लोरीन को समझाता हूं। देखो अकॉर्डिंग टू साइज सोचोगे बेटा, ध्यान से सुनना, यहां पे मिक्स हो सकती है चीजें, कंफ्यूज हो सकते हो। साइज के अकॉर्डिंग क्लोरीन बड़ा है, साइज के अकॉर्डिंग क्लोरीन बड़ा है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होनी चाहिए थी, मतलब ये खर्चा कम करना चाहिए था। ठीक है, मान लिया फ्लोरीन की साइज छोटी है, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए। अब फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों ने बाजार में से इलेक्ट्रॉन को, जब दोनों गए बाजार में, तो फ्लोरीन ने भी इलेक्ट्रॉन को अपने घर बुलाया और क्लोरीन ने भी इलेक्ट्रॉन को अपने घर बुलाया। ठीक है, फ्लोरीन ने बहुत जबरदस्त तरीके से बुलाया क्योंकि उसकी साइज छोटी थी। फ्लोरीन ने बहुत जबरदस्त तरीके से बुलाया क्योंकि उसकी साइज छोटी थी, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के घर पे गया तो देखा उसके घर पे जगह कम है। इलेक्ट्रॉन जब फ्लोरीन के घर पे गया तो देखा उसके घर पे जगह कम है। पहले वाले इलेक्ट्रॉन में भी जो है जो क्या बोलते हैं खींचतानी हो रही थी, यानी वो आपस में ही लड़ झगड़ रहे थे, तो वहां पे जगह कम थी, इस वजह से रिपल्शन ज्यादा हो गया। बुलाया तो जबरदस्त तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन जब एडिशन होएगा तो इलेक्ट्रॉन के सामने दो चीजें आएगी, दो चीजें फेस करेगा। कौन सा? रिपल्शन भी फेस करेगा, अट्रैक्शन भी फेस करेगा। तो ऐसा नहीं है कि फ्लोरीन के न्यूक्लियस ने उस नए वाले इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन नहीं लगाया होगा, लगाया, लेकिन साथ में जो पहले वाले इलेक्ट्रॉन्स थे उन्होंने रिपल्शन ज्यादा लगाया। और रिपल्शन अगर ज्यादा लगाया किसकी तुलना में? क्लोरीन वाले केस की तुलना में रिपल्शन अगर फ्लोरीन वाले के पहले वाले इलेक्ट्रॉन ने ज्यादा लगाया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे ओवरऑल अट्रैक्शन घट गया। मतलब क्या कि अगर मान लो इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के घर जाने से पहले रास्ते में खुश होता हुआ जा रहा था कि फ्लोरीन ने बुलाया है, छोटी साइज है, खूब खर्चा करेगा। क्या बोला? फ्लोरीन ने बुलाया है, छोटी साइज है, खूब खर्चा करेगा, तो क्या करें? तो अब ऐसा सोच के कि भैया बुला रहा है तो अपन जाएंगे जाएंगे जाएंगे, ऐसा करके तो वो घर पे गया। उसने देखा कि जितना वो सोच के आया था उतना खर्चा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि दिक्कत क्या आ गई कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे पहले वाले वो रिपल्शन भी ज्यादा करने लगे, क्योंकि वो उनका तो नहीं सोच के आया था ना, उसको तो बुलाया था घर के मुखिया ने। आगे जाके घर के लोग हैं वो इसको पसंद नहीं कर रहे नए वाले इलेक्ट्रॉन को। क्यों? क्योंकि जगह कम है तो रिपल्शन हो गया। तो जितना खर्चा होना चाहिए था बेचारे की उम्मीद से कम खर्चा हुआ। तो लेस ये नेगेटिव में तो होती है बट लेस नेगेटिव वैल्यू होती है। मतलब अगर क्लोरीन के पास जाओगे तो हो सकता हो कि एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में ऐड करोगे तो मान लो कि -100 जो है आपकी एनर्जी रिलीज हुई, तो फ्लोरीन की होनी चाहिए थी 150 लेकिन रह गई 80, तो 100 से कम हो गई बेटा, है अभी भी नेगेटिव। यानी ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी इनकी माइनस नहीं होती, होती है। रिपल्शन ज्यादा होगा तो मैं एक चीज यहां लिख रहा हूं, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घट जाएगी, मतलब डेल्टा एच इजी जो है वो बिकम लेस नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव हो जाएगा। ये होता है सेकंड पीरियड एलिमेंट में ऐसा। ठीक है, तो अब वापस से यहां से बढ़ना स्टार्ट, यहां से घटना स्टार्ट हो जाएगी बेटा। क्या हो जाएगा? FCl Br और फिर ये I। तो इसका फाइनल ऑर्डर यही एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसका फाइनल ऑर्डर आ जाए ClF और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका Br और उसके बाद I हो जाएगा। ये फाइनल ऑर्डर हो गया बेटा इसका। ऐसी कहानी यहां पर नहीं है, इसकी साइज बड़ी है, इलेक्ट्रॉन गया, अट्रैक्शन भी लगा लेकिन रिपल्शन कम लगा, तो बदले में इन दोनों की लड़ाई हुई। देखा गया कि यहां पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी ज्यादा हो जाती है ना। क्यों? क्योंकि ओवरऑल इसकी वैल्यू जो है वो मोर नेगेटिव आती है। अब आप अगली वाली स्लाइड पे ये पूरी कहानी समझ जाओगे, अगली वाली स्लाइड पे ये पूरी कहानी समझ जाओगे। आगे के ऑर्डर इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते बेटा, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। पहले ही कह रहा हूं ये जितने मैंने लिखे हैं उतनों के लिए ही सिर्फ ध्यान रखना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। क्योंकि मुझे ये पता है कभी अगर सवाल आया
तो इस वाले कॉन्सेप्ट पे सवाल हमेशा आज दिन तक यही आया है, आज दिन तक यही आया है। और इस बात से ये पता भी चल गया हमको कि सेकंड पीरियड में सबसे ज्यादा किसकी थी, सेकंड पीरियड में सबसे ज्यादा किसकी थी, फ्लोरीन की थी। लेकिन फ्लोरीन से ज्यादा किसकी हो गई है, क्लोरीन की हो गई है। तो इसका मतलब क्या मैं ये लिख सकता हूं कि इधर से इधर आ रहे हो तो फ्लोरीन की बढ़ रही है, ऐसा 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 अपने ऐसा पता है ना अपने को, इधर से इधर इसकी ज्यादा इसकी ज्यादा इसकी ज्यादा। अब फ्लोरीन की ज्यादा थी, फिर फ्लोरीन से भी ज्यादा क्लोरीन की हो गई, तो इसका मतलब हो सकता है अपन लिख देते हैं मैक्सिमम ईए इन पीरियोडिक टेबल। मतलब क्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर आप इलेक्ट्रॉन का एडिशन करोगे तो सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, मैक्सिमम ईए होती है इसकी पीरियोडिक टेबल के अंदर। ठीक है बेटा, अगली वाली स्लाइड से आपको ये कहानी और समझ आ जाएगी जो मैंने जस्ट अभी आपको एक्सप्लेन करी है। देखिए जरा, व्हाई द ईए ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट इज मोर देन ईए ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट। उल्टा लिखा हुआ है, मैंने कहा था सेकंड की कम रह जाती है ना, और थर्ड की ज्यादा हो जाती है। देखो फ्लोरीन और क्लोरीन से ही इन्होंने समझाया है, फ्लोरीन और क्लोरीन से ही इन्होंने समझाया है। ठीक है, और आप समझिए खुद, ये देखो 2s2 2p5 होता है, ये बेटा 3s2 3p5 होता है। फर्क क्या है, यहां जो भी नया इलेक्ट्रॉन जाएगा वो 2p में ऐड होगा, और यहां जो भी इलेक्ट्रॉन जाएगा वो 3p में ऐड होगा। बताओ साइज किसकी कम है, 2p की कम है। बेटा 2p में 5 इलेक्ट्रॉन थोड़े पास पास बैठे होंगे क्योंकि 2p की साइज छोटी होती है, 3p की साइज बड़ी होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अभी भी 5 ही हैं। बड़ी साइज में 5 इलेक्ट्रॉन आराम से खुले खुले बैठे होंगे। जब खुले खुले बैठे होंगे और उस केस में आप नया इलेक्ट्रॉन ऐड करने जाओगे तो इसका मतलब है इनका रिपल्शन थोड़ा कम लगेगा। रिपल्शन कम लगेगा तो ओवरऑल अट्रैक्शन की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी, ओवरऑल अट्रैक्शन की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब है इनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस उस पर अट्रैक्शन अच्छे से लगा पाएगा। ठीक है बेटा, यहां थोड़ा सा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन फील करेगा। ये जो नया इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन फील करेगा। इस रिपल्शन की वजह से ओवरऑल अट्रैक्शन की वैल्यू में कमी आएगी, इसलिए वैल्यू को जो है वो लेस नेगेटिव हो जाएगी, लेस नेगेटिव। अब देखिए स्मॉल साइज, रीजन लिखा है, क्या कारण है, स्मॉल साइज है, छोटी साइज है बेटा, इस वजह से हाई सरफेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सरफेस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है क्योंकि वो 2p5 है, छोटा है तो डेंसिटी ज्यादा होगी। मोर रिपल्शन फॉर अपकमिंग इलेक्ट्रॉन, ये जो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन है, न्यू इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए रिपल्सन ज्यादा लगेगा। तो ये मेजर रीजन ये है बेटा, मेजर रीजन। क्योंकि साइज को देखोगे तो फिर बाकी सब में भी लगा दोगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेस अट्रैक्शन फॉर न्यू इलेक्ट्रॉन, अगर रिपल्शन जब जब भी मोर होगा तो बेटा ये तो मोर रिपल्शन और अट्रैक्शन का ही दो ही तरह के फोर्स हैं, तो जब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटना तय है। तो इसका मतलब है लेस अट्रैक्शन फॉर न्यू इलेक्ट्रॉन हो गया, लेस ईए, लेस नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एच जी। किसी की ईए कम है तो नेगेटिव में वैल्यू उसकी कम हो जाएगी, है ना, मैंने वही लिखा था, बिकम्स लेस नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यहां पर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सॉरी। यहां पर ये साइज लायज होती है, लो सरफेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेस रिपल्शन फॉर अपकमिंग, ऐसा नहीं कि यहां रिपल्शन नहीं लगेगा, लगेगा पर कम लगेगा। अगर रिपल्शन कम लगेगा तो अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, रिपल्शन कम लगेगा तो अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। और दुनिया में जब जब भी अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, और वो रिलीज एनर्जी इसकी डेल्टा एच इजी वैल्यू को और नेगेटिव बनाती है। रिलीज मतलब नेगेटिव में इंक्रीज हो जाएगा, एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी तो डेल्टा एच इजी को जो है वो मोर नेगेटिव बनाएगी। ये आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी था। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में ये कुछ बातें थी, कुछ डिस्कशन हमने कर लिया था। उसके बाद हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस जिसकी बात मैं कर रहा था, आपको बस खाली फर्स्ट वाली स्लाइड पर लिखी हुई कुछ बातें ध्यान रखनी है। मुझे जरा बताओ, ऑक्सीजन क्या उन नाइट्रोजन, एल्कलाइन अर्थ मेटल और इनर्ट गैस में से नहीं था? इसका मतलब वो दुनिया में कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसमें अगर आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो बेटा एक्सोथर्मिक ही होगा, क्योंकि ये क्या बनेगा, ये बनेगा बेटा O माइनस, और प्रोसेस कैसा हो जाएगा, एक्सो, O माइनस बनेगा, एक्सो हो जाएगा। क्योंकि एक एनायन बनने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सिवाय नाइट्रोजन, एल्कलाइन अर्थ मेटल और इनर्ट गैस के। तो चलिए आगे देखो, O माइनस में एक इलेक्ट्रॉन और ऐड किया तो O2 माइनस बनेगा। O माइनस में एक इलेक्ट्रॉन और ऐड किया तो O2 माइनस बनेगा। तो हमको पता है कि
एक एनायन से अगर दूसरा एनायन बना रहे हो तो दुनिया में जब जब भी पॉली नेगेटिव एनायंस बनेंगे तो इसका मतलब है वो प्रोसेस तो एंडो ही होगा। सबसे लास्ट वाली लाइन है फर्स्ट स्लाइड की सबसे लास्ट लाइन है, उसमें ये लिखा हुआ है, जिस वजह से हमने इसको एंडो लिख दिया। फिर O को -2 इलेक्ट्रॉन खिला दिए तो ये भी तो डायरेक्ट 2- बनेगा बेटा, तो इसको भी एंडो ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक का एडिशन हुआ होगा तो फिर ये एक्सो हुआ होगा, फिर उस एक के बाद दूसरा एडिशन हुआ होगा। ऐसे यूं समझिए इस तीसरे वाले प्रोसेस के दो स्टेप हैं, पहला और दूसरा। पहले प्रोसेस में रिलीज हुई, दूसरे प्रोसेस में इतनी ज्यादा एब्जॉर्ब हो गई कि ओवरऑल ही एब्जॉर्ब आ गई एंडो। क्योंकि जब O से O- बना तो मान लीजिए -10 आया, -10 आया, लेकिन O- से जब O2- बना तो आया प्लस का 20। कितना आया? प्लस का 20। एंडो ज्यादा आया, प्लस में आ गया। अब मुझे ओवरऑल देखना है, डायरेक्ट लिख दूं मैं O से O2-, तो ओवरऑल तो तभी भी एंडो आएगा, बिकॉज दूसरा स्टेप जब हुआ होगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब ज्यादा हो गई होगी। +20 -10 कितना हो गया? प्लस का 10, तो ओवरऑल अभी भी एंडो रहेगा। ये नाइट्रोजन है बेटा, और नाइट्रोजन से ये N- बनता है, अलग से केस होता है नाइट्रोजन, इसलिए ये एंडो होगा। तो मैंने कहा था जो भी ये होगा उसका उल्टा इसका प्रोसेस होगा, जो भी इसका उल्टा प्रोसेस होगा वो ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या इसका मतलब मैं यहां पे N- से इलेक्ट्रॉन अगर छीन लूं, N- से अगर इसका इलेक्ट्रॉन छीन लूं तो ये कैसा हो जाएगा? एक्सोथर्मिक हो जाएगा। देखो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी एक्सोथर्मिक हो गई। क्या दुनिया में किसी की आयोनाइजेशन एनर्जी एक्सोथर्मिक हो सकती है? हो सकती है। न्यूट्रल की तो नहीं होगी, लेकिन एनायन की हो सकती है। डिपेंड करता है, हो सकता हो उसके न्यूट्रल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, उसके न्यूट्रल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो एंडोथर्मिक रही होगी। तो जिस में भी किसी के एडिशन से एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो उसके रिमूवल से उसकी एनर्जी रिलीज होगी। ये तुरंत अपन ने लिख दिया, यहीं पे समझ आ गई। तो दुनिया में ऐसी स्पीसीज भी होती है जिनसे रिमूवल करने पर भी एनर्जी रिलीज हो सकती है, एंड दैट इज वन ऑफ द केस। कौन सा है उसमें से? N- है, तो वो होगा एनायन। सेम अगेन देखिए, बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन ऐड किया, Be- बना, हम जानते हैं ये एंडो है, क्योंकि ये एल्कलाइन अर्थ मेटल है, AEM। कैसा है बेटा? ये एल्कलाइन अर्थ मेटल है। नाइट्रोजन भी हो गया, एल्कलाइन अर्थ मेटल है, Be- बन गया, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया। इनकी ये एंडो होती है, तो बताओ Be- से वापस इलेक्ट्रॉन निकालना है, Be- से वापस इलेक्ट्रॉन निकालना है, ये आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगा। तो इसको उल्टा कर दो, एक्सोथर्मिक। इनका उल्टा भी कर सकते हो आप, इनका उल्टा करोगे तो वो एंडो आएगा। जो भी यहां लिखा है उसका उल्टा लिख देना। प्रोसेस अगर उल्टा करो तो यहां पर एनर्जी का चेंज भी उल्टा कर देना, समझ जाओगे। ठीक है बेटा? Na सोडियम से Na गैस बना दिया, सॉरी Na सॉलिड से Na गैस बना दिया। इस प्रोसेस को कहते हैं बेटा सब्लिमेशन। क्या कहते हैं इसको? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन ऑलवेज एंडोथर्मिक होता है, ऑलवेज एंडोथर्मिक होता है। रीजन, सॉलिड का मतलब है पास पास, गैस का मतलब है दूर दूर। मतलब आप जहां पे ज्यादा अट्रैक्शन था उनको आपने दूर कर दिया। दो चीजें आपस में अट्रैक्शन है उनके बीच में, और आप उनको दूर दूर कर रहे हो, तो आप अट्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क कर रहे हो। दुनिया में जब भी अट्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क करोगे आपकी एनर्जी लगेगी। आपकी एनर्जी लगेगी मतलब आप एनर्जी दोगे इस सिस्टम को, तो इसकी इंक्रीज होगी। तो सब्लिमेशन हमेशा एंडोथर्मिक होता है बेटा, सब्लिमेशन हमेशा एंडोथर्मिक होता है। O+ से O2+, O+ है, फिर O2+ है, तो ये तो जाहिर सी बात है आयोनाइजेशन एनर्जी हो गई, तो ये तो एंडोथर्मिक ही होगा बेटा, एंडोथर्मिक ही होगा। एक और लिख देते हैं, दुनिया में मैंने कहा था अगर ये कैटायन है और इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो ये बनेगा Na, ये ऑलवेज एक्सो होगा, ऑलवेज एक्सो होगा। क्योंकि कैटायन मतलब भूखा, भूखे को आप कह रहे हो इलेक्ट्रॉन खाएगा, खाएगा, एक नहीं 100 बार खाएगा, जितनी जरूरत है उतना खाएगा, फटाफट खाएगा, जल्दी, ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। ई उसकी क्या होगी? एक्सोथर्मिक होगी। ठीक है भाई? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस? इसमें से एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस कौन सा है? यही सब हम देख रहे हैं, अभी देख लेते हैं। X- से X बना, ठीक है, ये भी गैस ही है, ये भी गैस ही है, और इलेक्ट्रॉन इसमें रिलीज हुआ। ठीक है, अब यहां पे क्या है बेटा कि ये जो है अपन यहां मान के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है
एक काम कर लेते हैं अपन, इसको चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। बिकॉज इसमें अगर X जो है वो आपका नाइट्रोजन, एल्कलाइन अर्थ मेटल और इनर्ट गैस हो गया तो फिर इस ऑप्शन को आप गलत नहीं बोल सकते, वो ऑप्शन भी ठीक हो जाएगा। तो अपन एक काम करते हैं, इससे अपन क्या कर लेते हैं, यहां पर X कर लेते हैं। रिलीजिंग प्रोसेस बोल रहा है ना बेटा, तो इसको अपन X कर लेते हैं, थोड़ा सवाल सही कर लेते हैं, ये लो, ठीक है। और इसको अपन कर लेते हैं X प्लस। X में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, X प्लस बन गया, तो ये हो गया आपका आयोनाइजेशन एनर्जी, और इसको क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक, मतलब यहां रिलीज नहीं होगा। पहला ऑप्शन तो गया। फिर O माइनस से O के इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो O2 माइनस बन गया। अब पोली नेगेटिव एनायंस बनना तो एंडोथर्मिक होता है बेटा, तो इसको भी एंडोथर्मिक लिख दिया, ये भी गया। O से O प्लस, ये भी एंडोथर्मिक हो गया क्योंकि आयोनाइजेशन हो गई, ये भी कैसा हो गया, एंडोथर्मिक हो गया। तो लेकिन O में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, O माइनस बना, तो ये कैसा हो जाएगा बेटा, एक्सोथर्मिक हो जाएगा। आई थिंक आपको सारी चीजें याद तो हो ही गई हैं, बस उनको ध्यान में रखते हुए आंसर टिक करना है, डी। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन विल हैव लीस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लीस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये देखो एक पीरियड की बात कर रहा है बेटा, NS2 NS2 NS2, पीरियड नंबर चेंज नहीं है। फिर यहां है P5 P2 P3 P4। तो अगर मैं ये कहूं कि सबसे ज्यादा किसकी होती है, तो समझिएगा कि देखो बेटा यहां पे P4 है ना, यहां पे अपन ने लिख दिया क्या, इसको अपन P2 से शुरू करते हैं, फिर P3 पे आते हैं, फिर P4 पे आते हैं, फिर P5 पे आते हैं। हमको पता है इसमें क्या लगेगा, पेनेट्रेशन हाफ फील्ड लगेगा, तो इसकी ज्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब है सबसे कम कौन हो गया, P3, उसके बाद कौन हो जाएगा, P2, उसके बाद कौन हो जाएगा, P4, उसके बाद कौन हो जाएगा, P5। ये आपका फाइनल ऑर्डर बन के आएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर टिक करना है। और सबसे लीस्ट पूछ रहा है ना बेटा, लीस्ट पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा P3 वाला, तो ये लीस्ट हो गया। अगर आपको हाफ फील्ड वाला कॉन्सेप्ट ध्यान नहीं है तो आप आंसर में गलती P2 भी कर सकते थे, आंसर में गलती P2 की कर सकते थे, लेकिन अगर आपको पता है तो फिर ये आपके लिए सवाल एकदम मजाक वाली सी बात है। प्रोसेस इन विच मैक्सिमम एनर्जी इज रिलीज्ड, इसमें से कौन सा प्रोसेस है जिसमें मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होगी बेटा। एक से सीधा 2 माइनस बना रहा है, एक से ज्यादा माइनस अगर बन रहा है तो वो तो एंडो होगा, एंडो होगा मतलब एब्जॉर्ब हो जाएगी, एनर्जी क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। Mg+2 से Mg प्लस से Mg2 प्लस है, तो ये भी एंडो ही होगा क्योंकि यहां पर भी आयोनाइजेशन एनर्जी है, यहां पर भी एब्जॉर्ब हो गई। Cl से Cl माइनस और F से F माइनस, देखो बेटा ये भी एक्सो होगा और ये भी एक्सो होगा, मानता हूं, लेकिन अभी बताया था Cl की ज्यादा होती है फ्लोरीन से, उससे कम ब्रोमीन और उससे कम आयोडीन। अभी बताया था ना, मैंने कहा था ये सवाल बार बार किसी भी फॉर्मेट में आए, क्लोरीन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ही हमेशा पूछी जाती है। जाके सवाल चेक कर लेना, कितने ही सोर्सेस में सबसे ज्यादा वो बात क्लोरीन फ्लोरीन की करेंगे, और हमको पता है कि क्लोरीन की पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होती है। आप सीधा आंसर लिख दो, मैक्सिमम पूछ रहा है, आप सीधा आंसर लिख दीजिए, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड आयन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस क्लोरीन एटम, ठीक है, कह रहा है कि क्लोरीन एटम से आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया और क्या बना दिया, क्लोराइड आयन बना दिया। तो 3.8 माइनस 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज है ना, माइनस इसलिए लिखा क्योंकि रिलीज है। देन विच वुड बी इक्वल टू, विच वुड बी इक्वल टू, ये माइनस 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होगी। तो बेटा याद करो, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि EA ऑफ, ये क्या है, EA ऑफ, इसको क्या बोलोगे, EA बोलोगे बेटा। तो अभी बताया था कि EA ऑफ Cl इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Cl माइनस, यहां पहले लिख दो क्योंकि एडिशन कर रहे हो, तो फिर इसके आगे क्या लिख दोगे, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Cl माइनस। बस इतना सा ध्यान रखो और हमारा आंसर ये रहा कि ये किसके बराबर होगी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Cl माइनस के बराबर होगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Cl माइनस नहीं होगी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ Cl नहीं होगी, Cl माइनस होना चाहिए, Cl नहीं होगा। आयोन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बात ही खत्म, ये Cl छोटा करो। आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ Cl माइनस, आंसर हो जाएगा 4, आंसर आपका क्या हो जाएगा बेटा 4, फोर्थ आंसर हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की कहानी है।
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में आपने ये वाला सवाल भी कर लिया, इस तरह की सवाल भी आपने आसानी से कर लिए। ये आपके लिए होमवर्क है बेटा, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। पहला सवाल कर लेता हूं, समझ जाओगे। बाकी तो तीसरा वाला तो मैं करवा चुका हूं और चौथा वाला मैं करवा ही चुका हूं, सेकंड वाला भी मैं करवा चुका हूं, क्योंकि ये सेकंड पीरियड में बता चुका हूं लिख के ओवरऑल ऑर्डर। ये थर्ड पीरियड का ओवरऑल ऑर्डर है। एक ये देख लेते हैं कि ऑक्सीजन क्या होता है बेटा, 2p4 होता है, सल्फर, ठीक है, और यहां पर है क्लोरीन। इसको ऐसे समझो, ऑक्सीजन, यहां पे सल्फर, इसको यहां पे लिख दो क्लोरीन। अब हमको पता है कि सल्फर से ज्यादा किसकी होती है, क्लोरीन की होती है। और हमको थोड़ी देर पहले ये पता लगा कि सेकंड पीरियड वालों से ज्यादा किसकी होती है, थर्ड पीरियड वालों की। और हमने ऐसा लिखा था कि ऑक्सीजन से ज्यादा होती है सल्फर की। तो फाइनली ऑर्डर क्या बनेगा, ऑक्सीजन से ज्यादा सल्फर, सल्फर से ज्यादा क्लोरीन, खत्म। ये ऑर्डर बन जाएगा आपका, ये वाला ऑर्डर बन जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है आपका 2p4 होता है, ये 3p4 होता है और ये 3p5 होता है। अब आपको समझ आ जाएगा कि ये ऑर्डर कैसे निकला। इधर से इधर का रिलेशन अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, है ना, वो डायग्राम वाला, कि क्यों होती है थर्ड वालों की इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन वगैरह। और P4 P5 में से तो P5 की ज्यादा होती है, तो कहीं कहीं हम इस तरह से मूव कर रहे हैं। इस तरह से मूव करके हमने देखा कि इसकी ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा इसकी होगी। चलिए, तो यहां तक की कहानी आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। और इसके बाद ये आप 2 मिनट होमवर्क छोड़िए, आप तो 2 मिनट लीजिए और यहीं पर ये सवाल करने की कोशिश कर लीजिए 2 मिनट। तब तक मैं पानी वानी पी लेता हूं भाई। हाँ भाई, कर लिया ये, चलो बढ़े आगे, आ जाओ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे आते हैं बेटा। हमारा लास्ट जो है, लास्ट प्रॉपर्टी है एक्चुअली, है ना। इसको हम आज पूरा तो आज के लेक्चर में तो नहीं, इसका कुछ पार्ट जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, लेकिन स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। थोड़ी देर इसमें जो है बेसिक बेसिक चीजें हैं, ये क्या होता है, हो सकता है इसके फैक्टर्स भी आज के लेक्चर में हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बेटा टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर अपन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे हैं, दैट मींस वो कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर बात होगी, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है और आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस में देखी जाएगी, कोवेलेंट बॉन्ड में देखी जाएगी, क्योंकि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी होती है टुवर्ड्स इटसेल्फ, ये कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसको बोला जाता है बेटा EN। क्या बोला जाता है इसको, EN। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बोला जाता है शॉर्ट में EN। क्या होता है ये पहली बात तो गैसियस आइसोलेटेड एटम की प्रॉपर्टी नहीं होती। अब तक हम जितनी प्रॉपर्टी बढ़ रहे थे वो सिंगल गैसियस आइसोलेटेड एटम की बात कर रहे थे, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना, उसमें से इलेक्ट्रॉन एडिशन करना। लेकिन अब बात आ गई है एक बॉन्डेड मॉलिक्यूल की बात आ गई है। यहां पर देख लेना, ये A रहा, ये रहा B। मान लो एक एटम है A और दूसरा एटम है B। अब मान लीजिए कि अगर इफ En of B is greater than En of A, तो क्या होगा कि ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है। ये क्या करता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको ये अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचोगे तो कैसा बन जाएगा बेटा, पार्शियल नेगेटिव। क्या बन जाएगा ये, पार्शियल नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन अगर एक ही तरफ से हट जाएंगे तो बताओ इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल। पार्शियल का मतलब है पूरा, पार्शियल का मतलब है पूरा नहीं, थोड़ा सा, है ना। पार्शियल का मतलब है थोड़ा सा, यानी कि ऐसा नहीं कि कंप्लीट प्लस बन गया वो A और ये कंप्लीट माइनस बन गया, ऐसा नहीं है बेटा। थोड़ा सा निकाल दिया मतलब खींच लिया। अब मैं अगर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचूंगा तो मेरे ऊपर तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा। तो मेरे सिरे पर अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा तो दूसरे वाले सिरे पर क्या हो जाएगा, चार्ज की कमी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। मतलब वहां कैसा चार्ज बढ़ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो इस तरह के 2 पोल बढ़ जाना, इस तरह के 2 पोल बन जाना कहलाता है कौन सा। अब इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे, पोलर बॉन्ड। क्या बोलेंगे इसको, पोलर बॉन्ड। पोलर बॉन्ड हो जाएगा। अब आप खुद सोचो कि बॉन्ड की पोलैरिटी जो है वो किस पर डिपेंड करेगी, आप खुद सोचो। हो सकता हो ये चीज आगे आएगी, वापस बता दूंगा, लेकिन अभी चीज चल रही है तो समझ जाओगे। अगर अब यहां पर ये मैं ऐसा लिख दूं A और A के बीच में, या फिर मैं लिख दूं B और B के बीच में, तो ये कैसे होंगे, इनकी EN क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। इनको क्या बोलेंगे बेटा, नॉन पोलर बॉन्ड। क्या बोलेंगे इनको, नॉन पोलर बॉन्ड।
नॉन पोलर बॉन्ड, क्योंकि यहां पर En क्या है, सेम है। अगर En सेम है तो फिर यहां पर डिफरेंस नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन की खींचातानी नहीं चलेगी। समझ रहे हो बेटा? आगे चले, एक चीज और है, इसको बोलते हैं पोलर बॉन्ड। ये पोलैरिटी किस बात पर डिपेंड करेगी? पोलैरिटी का मतलब होता है दो पोल डेवलप हो जाना। यहां पर पोल का मतलब क्या है, चार्ज से। यहां पर पोल का मतलब क्या है बेटा, चार्ज से। दो पोल डेवलप हो जाएंगे, इसलिए उस बॉन्ड को हमने क्या बोल दिया, पोलर बॉन्ड बोल दिया। लेकिन क्या ये पोलैरिटी बढ़ सकती है, घट सकती है? बिल्कुल घट सकती है। आप देखो, जितनी ज्यादा बी की En होगी, जितनी ज्यादा बी की En होगी, वो इलेक्ट्रॉन को उतना ही ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा, जितनी ज्यादा, क्योंकि En क्या है, टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की। अब मैं ये कह रहा हूं कि बी की En और ए की En में डिफरेंस अगर ज्यादा हो जाए, जितना ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा, जिसको बोलते हैं हम डेल्टा En, क्या बोलते हैं हम, डेल्टा En। अगर डेल्टा En बढ़ेगा, डेल्टा En बढ़ेगा तो बॉन्ड की पोलैरिटी भी बढ़ेगी। और अगर बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ेगी तो बॉन्ड के अंदर आयनिक कैरेक्टर बढ़ेंगे। बॉन्ड पोलैरिटी बढ़ने से क्या होता है बेटा, बॉन्ड पोलैरिटी बढ़ने से क्या होता है, आयनिक कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होंगे। देखो बेटा, है तो ये कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन इस कोवेलेंट बॉन्ड में भी आयनिक कैरेक्टर निकल के आता है, क्योंकि दुनिया में कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक और 100% कोवेलेंट नहीं होता। ये बात आप अभी से कहीं आप साइड में लिख दीजिए, दुनिया का कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक और 100% कोवेलेंट नहीं होता। यानी कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर भी आयनिक कैरेक्टर होते हैं, और वो डिसाइड होते हैं किससे, डेल्टा En से। उन दो एटम से, जो दो एटम बॉन्ड बना रहे हैं, उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है, वो डिसाइड करता है क्या, वो करता है डिसाइड आपका कि ये इसके अंदर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कितना होगा। आप खुद सोचो ना कि ये माइनस और प्लस जितने ज्यादा मैग्नीट्यूड में बनेंगे, जितना ज्यादा माइनस बनेगा उतना ही ज्यादा उधर वाले जो कॉर्नर है उस पर प्लस आएगा। यानी ये माइनस जिस कॉर्नर पे आएगा उतना ही ज्यादा उस पर प्लस आएगा। यानी एक प्लस और माइनस का आ जाना किसको शो करता है, आयनिक कैरेक्टर को ही तो शो करता है बेटा। तो ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये बॉन्ड आयनिक ही बन गया, मैं ये कह रहा हूं कि कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर किस पर डिपेंड करते हैं, है ना, डेल्टा En पे। तो यहां पर मैं साइड में लिख देता हूं कि आयनिक कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड is based on डेल्टा En। En का डिफरेंस कितना है एक पर्टिकुलर बॉन्ड में, है ना, उस पर डिपेंड करेगा। बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस का मतलब बॉन्ड जो दो एटम्स के बीच में बन रहा है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी कितनी होती है वो आगे आएगा बेटा। एक स्केल, हम पॉलिंग स्केल जिसको हम सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं, तो एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, एक फिक्स्ड वैल्यू होती है जिसकी वजह से हम वो चीजें जो हैं सीखते हैं, और वही हमको वैल्यूज जो हैं वो गिनी चुनी वैल्यूज हैं, याद रखनी है। ऐसे तो सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, लेकिन फिर भी आपको गिनी चुनी वैल्यूज याद रखनी है, ऐसे ज्यादा नहीं याद रखना है। चले, तो यहां पर मैंने आपको दो तीन चीजें क्लियर कर ली बेटा। En क्या होता है, दूसरी बात ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड नहीं करता। मतलब आप खुश हो जाइए कि यहां पर पेनेट्रेशन पावर, यहां पर हाफ फील्ड, फुल फील्ड, ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना। तो यहां पर आपको इतना ज्यादा वेरिएशंस ऑर्डर के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन 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 एक दो चीजें और ऐड ऑन हो जाएगी, वो हम आगे वाली स्लाइड पर देखेंगे। फिलहाल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है क्लियर है, किस पर डिपेंड नहीं करता क्लियर है, किसकी प्रॉपर्टी है तो बॉन्डेड एटम्स की प्रॉपर्टी है, ये भी क्लियर है। क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना है, ये भी क्लियर है। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा दो पोल उतने ही ज्यादा डेवलप होंगे, बॉन्ड की पोलैरिटी उतनी होगी, और उस बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर भी उतने ही ज्यादा बढ़ते जाएंगे। वैसे ये चीज आगे फिर से आएगी बेटा, वो मैंने बता दिया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर डिफरेंस अगर है दो एटम के बीच में और फिर उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, दैट इज नोन एज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कहलाता है वो, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और अगर दो सेम एटम है जिनके बीच की En की डिफरेंस जीरो है, तो फिर ऐसा चार्ज डेवलप नहीं होगा, पोलैरिटी डेवलप नहीं होगी, उसको बोला जाता है नॉन पोलर बॉन्ड। क्या बोला जाता है उसको, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है बेटा, ये वाला मैंने साइड में यहां पे नॉन पोलर के लिए भी बात कर ली थी। आगे बढ़ सकते हैं, आ जाइए फिर। फैक्टर्स अफेक्टिंग En,
क्या कर सकते हैं हम, फैक्टर्स अफेक्टिंग EN की बात करेंगे। सबसे पहले साइज की बात करेंगे। देखो बेटा, कहीं ना कहीं आप ये सोचो कि इलेक्ट्रॉन को ये एटम अगर अट्रैक्ट कर रहा है तो इस एटम में कौन है जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा। इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम किसका हो सकता है एक एटम में, एंड दैट इज आर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस खींचता है इलेक्ट्रॉन को क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव एंटिटी है जो सेंटर में होती है किसके, एटम के। तो एटम में न्यूक्लियस ही तो है बेटा जो इनके शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, क्योंकि माइनस को, अगर माइनस को खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, माइनस, अगर माइनस को खींच रहा है तो इसका मतलब है इस बी का न्यूक्लियस ही तो खींच रहा होगा। तो अगर मैं ये कहूं कि बी की साइज जितनी छोटी कर दूं, बी की साइज जितनी छोटी कर दूं, तो मतलब साइज छोटी होगी तो न्यूक्लियस ज्यादा पावरफुल होता जाएगा, मतलब ज्यादा खींचेगा। इसका मतलब है आगे वाली स्लाइड पे जो पहला फैक्टर आपको दिख रहा है, पहला फैक्टर आपको दिख रहा है, उसमें मैं पहले फैक्टर के लिए क्या लिख सकता हूं कि साइज जो है, साइज जो है आपकी, साइज है ना, EN जो है आपकी डिपेंड करेगी साइज पर। कैसे कि साइज कम तो EN ज्यादा, यानी कि यहां पर इनवर्सली रिलेटेड हो जाएगा, इनवर्सली रिलेटेड हो जाएगा। तो इसका मतलब है लेफ्ट टू राइट अगर पीरियड में जाते हैं तो साइज क्या होती है बेटा, कम होती है, तो EN क्या होगी, बढ़ेगी। ये एक पीरियड की कहानी हो गई लेफ्ट टू राइट की। और टॉप टू बॉटम अगर एक ग्रुप की बात करें तो साइज क्या होती है बेटा, बढ़ती है, तो EN क्या होगी, वहां पे घट जाएगी। ये हो गई साइज से रिलेटेड बात। जनरल ट्रेंड है, कहीं पे बढ़ रहा है, घट रहा है, तो उसका रीजन कुछ और होता होगा, लेकिन जनरल ट्रेंड है, इन जनरल बोलेंगे लेफ्ट टू राइट जाने पर EN बढ़ती है, टॉप टू बॉटम आने पर EN घटती है, ये हमको जनरल बोलना पड़ेगा। उसके बाद ये पहला फैक्टर हो गया बेटा। उसके बाद दूसरा फैक्टर हमारा आता है जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव का मतलब क्या है, अट्रैक्शन ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, यही सीखा है। यहां पर भी तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन है। अब इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन है तो किसी का जेड इफेक्टिव अगर ज्यादा होगा तो सिंपल सी बात है बेटा कि वहां पर EN भी बढ़ेगी, यानी कि ये डायरेक्टली रिलेटेड होता है। टॉप लेफ्ट टू राइट जाने पर, वापस से लिख रहा हूं, लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है, इसलिए EN बढ़ती है। चाहे उसको जेड इफेक्टिव से देख लो, चाहे उसको साइज से देख लो, रिजल्ट सेम है, लेफ्ट टू राइट पीरियड में EN बढ़ेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पे अगर जेड इफेक्टिव बढ़ गया, ठीक है, कहीं कहीं पे जेड इफेक्टिव बढ़ गया ग्रुप में, तो वेरिएशंस वगैरह आ जाते हैं, तो एक फैक्टर को हमको जेड इफेक्टिव को अलग लेके भी चलना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट का कंपैरिजन ओनली जो है क्या बोलते हैं साइज पर बेस्ड ही कर लें, नहीं, जेड इफेक्टिव भी हमको कहीं कहीं आंसर देता है। फिलहाल तो आपको खाली फैक्टर समझना है। फिर आता है बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या आता है फिर, ऑक्सीडेशन स्टेट आता है। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना कहलाता है क्या, कि जैसे ऑक्सीडेशन हो गया तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर अगर हम तीसरा वाला देखें, तीसरा पॉइंट देते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर मैं ये बात करूं तो सबसे पहले अगर मुझे ये देखना है कि मान लीजिए मैंने यहां पर लिख दिया आपका क्या, मान लीजिए PCl3 लिख दिया बेटा, क्या लिख दिया मैंने, PCl3। क्लोरीन के ऊपर -1 होता है, क्लोरीन के ऊपर -1 होता है। कितने क्लोरीन है बेटा, 3 क्लोरीन है, 3 माइनस भगा दो। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, बिल्कुल देसी तरीका बताता हूं, आप X और N मान के निकालते होंगे, निकालिए, अच्छी बात है, वहां गलती नहीं होगी। लेकिन फटाफट सोचने का तरीका क्या है कि हमको पता है कि क्लोरीन के ऊपर कितना माइनस होता है, 1 माइनस। कितने क्लोरीन, 3 क्लोरीन, कितने माइनस, 3 माइनस। 3 माइनस को जब आप हटा दोगे तो पीछे जो बचता है वो उल्टा चार्ज लगा दो, मतलब -3 भगा दो, +3 लगा दो पीछे, जिस भी एटम की निकाल रहे हो उसके, ठीक है। तो फास्फोरस जो हो गया वो +3 में हो गया। उसके बाद अगर आप बात करोगे PCl5 की, क्या बात करोगे आप, PCl5 की, अब देखो यहां पर कितने क्लोरीन आ गए, 5। कितने आ गए बेटा, 5। अब 5 क्लोरीन पर 5 माइनस, यानी पीछे बचे 5 प्लस, पीछे बचे 5 प्लस, समझ रहे हो। इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। अब देखो एक ही फास्फोरस है, एक ही फास्फोरस है, और लेकिन एक बैठा है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में और एक बैठा है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में। +5 मतलब कि कहीं कहीं पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, +5 मतलब
+3 से ज्यादा कौन होता है? +5 होता है। मतलब अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी तो प्लस चार्ज ज्यादा होगा, और अगर प्लस चार्ज ज्यादा होगा तो इसका मतलब है उसकी EN जो है वो ज्यादा होगी। यानी कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करो, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करो, OS बढ़ेगा तो EN भी बढ़ेगी, OS बढ़ेगा तो EN भी बढ़ेगी। इस बेसिस पे हम ऐसा लिख सकते हैं बेटा, क्या हम लिख सकते हैं कि यहां पर अगर इस तरह से हम और भी एग्जांपल सोच सकते हैं बेटा। मान लीजिए ये रहा आपका कार्बन अगर +4 में है, सल्फर अगर आपका SO2 है, ये आपका SO3 है, ठीक है, SO2 है, तो ये क्या हो गया? +4 हो गया, ये क्या हो गया? +6 हो गया। तो इस वाले सल्फर की EN ज्यादा होगी, मतलब ये सल्फर +4 से ज्यादा सल्फर +6 की होगी। मतलब है सल्फर लेकिन EN तब भी अलग अलग है सल्फर लेकिन EN सब तब भी अलग अलग है। तो यहां पर हमको एक चीज समझ आ गई, और वो चीज में क्या है वो लिख रहा हूं कि डिफरेंट सेम एलिमेंट कैन शो डिफरेंट EN इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। एक ही एलिमेंट अलग अलग EN भी शो कर सकता है। यहां ये नई बात आई है, क्योंकि वहां पर हम पढ़ रहे थे कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन पर ये डिपेंड करता नहीं है, लेकिन यहां पर उन सबसे अलग एक चीज निकल के आई कि ऑक्सीडेशन स्टेट अगर अलग है, ज्यादा है, तो फिर EN भी ज्यादा होगी। मतलब एक ही एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट तो डिफरेंट हो सकती है बेटा, तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि फिर EN भी अलग अलग होगी, क्योंकि चार्ज का फर्क आ जाता है। तो सेम एलिमेंट कैन शो डिफरेंट EN इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है बेटा, अगला आता है आपका क्या? फोर्थ पॉइंट। अगला फोर्थ पॉइंट लिख लेते हैं अपन। फोर्थ पॉइंट क्या है आपका? परसेंटेज S कैरेक्टर। जो S होता है वो क्या होता है? मोर नियर टू न्यूक्लियस। S जो होता है वो क्या होता है? मोर नियर टू न्यूक्लियस। मोर नियर टू न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास जितना ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन उतना ही लगा पाएगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन उतना ही लगा पाएगा। यानी कि अगर कोई बात करें हम, बेटा ये वैसे आगे आएगा क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन वगैरह अभी नहीं सीख पाओगे, बट ये एक मजबूरी होती है कि इसको यहीं पर समझाना पड़ता है। देखिए, अगर मैं sp3 की बात करूं, फिर मैं sp2 की बात करूं, और अगर मैं sp की बात करूं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो यहां पर देख रहे होंगे और इनको हाइब्रिडाइजेशन आपने पहले पढ़ रखा होगा, तो आपको पता ही है sp3 sp2 sp क्या है। मुझे तो इतना पता है कि यहां टोटल 4 लोग हैं। यहां पर टोटल कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। 100 रुपए हैं, 4 में बटेंगे क्योंकि P3 और एक S और 3 P है। 100 रुपए 4 में बटेंगे, तो बताओ यहां पर परसेंटेज S करेक्टर अगर इसकी बात करोगे तो कितना आएगा? 25% S करेक्टर। यहां पे अगर परसेंटेज S करेक्टर की बात करेंगे तो कितना आएगा? 25% आएगा। यहां पर कितना आएगा बेटा? तो यहां पर देखो 2 P है और एक S है, मतलब टोटल 3 लोग हैं जिनमें 100 रुपए बटने हैं, तो यहां पे 33% लिख देते हैं अपन। और यहां पर कितना? लगभग लिख दिया, 0.33 भी होगा मैं जानता हूं। फिर यहां पर 2 ही लोग हैं तो 50% परसेंटेज S करेक्टर होगा। अगर मोर नियर टू न्यूक्लियस लिख रखा है, इसका मतलब है परसेंटेज S करेक्टर अगर बढ़ेगा तो EN भी बढ़ेगी, है ना, क्योंकि न्यूक्लियस के पास अगर कोई चीज है तो अट्रैक्शन ज्यादा लगाएगी बेटा। न्यूक्लियस के पास अगर कुछ है, न्यूक्लियस के पास अगर कोई है तो अट्रैक्शन ज्यादा लगाएगा। मतलब एक ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा। क्या होते हैं ये? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल यानी कि एक एलिमेंट जो है, अगर वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो उसकी EN कम होगी, अगर वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो उसकी EN ज्यादा होगी, और अगर वो sp हाइब्रिडाइज्ड है तो उसकी EN जो है वो मैक्सिमम होगी। ऐसा यहां पर हमने सीखा। और आप ऑर्गेनिक में जाके सीखोगे कि कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज भी होता है, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज भी होता है, और कार्बन sp हाइब्रिडाइज भी होता है। इन तीनों ही कंडीशन में है तो कार्बन, लेकिन तीनों ही कंडीशन में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, EN वैल्यूज जो है वो डिफरेंट होती हैं। उसमें EN की वैल्यू जो है वो डिफरेंट होती है बेटा। ठीक है,
अब बात करते हैं हम किसकी, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यहां पर अगर बात करें कार्बन, अगर इसकी बात करें तो कार्बन अगर इस तरह से है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, इस तरह से 4 सिग्मा है, ठीक है, 4 सिग्मा है, तो ये sp3 कार्बन हो गया, इसकी होती है 2.50, En वैल्यूज कितनी होती है 2.50। ये आपका sp2 कार्बन हो गया, ये सब आगे सीखोगे, इसकी En होती है 2.75, और ये आपका sp कार्बन हो गया, ठीक है, sp, ये sp2 है, ये sp है, इसकी होती है आपकी 3.25, कितनी होती है बेटा 3.25। ये En की वैल्यूज जो है वो इस तरह से इंक्रीज हो रही है, ये परसेंटेज एस करेक्टर है, ठीक है, En की वैल्यू इस तरह से हो रही। तो एक स्टेटमेंट आप यहां पे लिख सकते हो कि सेम एलिमेंट, क्या लिख सकते हो, सेम एलिमेंट कैन शो डिफरेंट En in different hybridization state। एक एलिमेंट डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में डिफरेंट जो है आपका En की वैल्यू शो कर सकता है। सिमिलरली डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में भी डिफरेंट En की वैल्यू शो कर सकता है। ये हमने सारे फैक्टर्स En के हमने देख लिए हैं। साइज और जेड इफेक्टिव मोर कॉमन थे, ठीक है ना, और ये चीजें थोड़ी अलग थी, वो भी हमने देख ली है। चलिए इससे आगे का जो है हमारी वैल्यूज वगैरह है En की कुछ वैल्यूज हैं वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव पे आएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे आएंगे, जो कि हमारा रहेगा क्या, एसिडिक बेसिक वाला, ऑक्साइड वाला क्या रहता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से होते हैं, एसिडिक कौन से होते हैं, बेसिक कौन से होते हैं, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा नेक्स्ट लेक्चर में अगर हुआ, कुछ टाइम बचा तो हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेंगे। अगर टाइम बचा तो मैं खूब सारे क्वेश्चंस लेके आऊंगा, अगर टाइम बचा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगले लेक्चर में शायद हमको पूरे लेक्चर की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, 1.5 आवर बहुत ज्यादा हो जाएगा अगले के लिए, हम कवर कर लेंगे। उससे पहले हो सकता हो हमारे पास 30 से 40 मिनट क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हो जाए, है ना। कुछ बच्चे, मैंने कमेंट्स पढ़े थे, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर हमको क्वेश्चंस ज्यादा करने हैं, तो बेटा एक चीज बता देता हूं कि क्वेश्चंस जो है मेरा ऐसा रहता है कि क्वेश्चंस मैं साथ लास्ट में ही करवा देता हूं, ठीक है। मेरा एक है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको सोर्सेज तो बहुत मिल जाएंगे, ठीक है। चीजें मैं बता रहा हूं एक दो एग्जांपल के साथ, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि चीजें जहां पर जरूरत होती है ज्यादा एग्जाम्पल की वो मैं ज्यादा लूंगा, ठीक है। चलिए ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, है ना। और पढ़ते रहिए, खुश रहिए, है ना, स्वस्थ रहिए, पढ़ने में जो है व्यस्त रहिए, और मस्त तो आप हैं ही, हमेशा रहिएगा। चलिए ओके, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।